आज भारत की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। I present the budget for 25-26. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. Okay, so if you have a salary, you're going to pay less tax, apparently. But if you don't have a salary, where are you going to get the salary from? बहुत सारे लोग आज की डेट में ऐसे हैं जिनकी इनकम ही नहीं है। इंडिया का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है। अगर आदमी सोचे कि यार सरकारी अस्पताल में इलाज कराना और मैं जिंदा बच जाऊं, तो शायद उसकी पॉसिबिलिटी आज भी 50-50 हो। और दिल्ली एक मिडिल क्लास हब है और उन्हीं को इम्पैक्ट करे। ये डिमांड तो मिडिल क्लास सालों से करता आ रहा है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति वोट डालने जा रहा था उसने पिछले 5 साल में कोई व्यू नहीं बनाया, उसने 5 दिन में अपना व्यू चेंज कर दिया। हम लोग हमेशा कहते थे कि यार इंडिया इज अ यंग कंट्री, इंडिया इज अ यंग कंट्री। कोई ये नहीं सोच रहा भाई हमेशा यंग थोड़ी रहेगी। इंडिया के पास इन टोटल 33 इयर्स थे, 10 इयर्स दे हैव ऑलरेडी वेस्टेड। सब लोग कहते हैं यार हिंदुस्तान बहुत अच्छा देश है, हिंदुस्तान में रहना चाहिए। मैं भी कहता हूँ यार आई लव माय इंडिया, लेकिन फिर हिंदुस्तान छोड़ के लोग जा क्यों रहे? इतनी डिमांड थी हेल्थ सेक्टर की, हेल्थ इंश्योरेंस से आप हटाते पूरी तरह जीएसटी को। एजुकेशन ये कह रहे हो कि भाई एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, भाई एजुकेशन पे आप जीएसटी लगाते हो। आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस का यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। आज का जो हमारा ये पॉडकास्ट है बजट के ऊपर है, लेकिन बजट में जो चीजें नहीं है वो डिस्कस करेंगे। क्या चीज होनी चाहिए थी, क्या ये बजट जो हमारा आया है दिल्ली इलेक्शन के लिए आया था क्या, और ये सारी चीजें डिस्कस करने के लिए आज हमने अपने यूट्यूब पर बुलाया है एक फेमस हस्ती को, सीए नितिन शर्मा जी को, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो कि एक बिजनेसमैन है और एक बहुत बड़े एक्सपर्ट है बजट के। तो नितिन जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया कपिल जी, कैसे? तो नितिन जी सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो ये बजट है आप इसे 10 में से कितने नंबर देंगे? 5। 5? बस 5? ये एक बहुत पुरानी सेइंग चली आ रही है कपिल जी, वी हैव नेवर मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। ओके, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, इसमें बहुत काम हो सकता था पर ये फिर मिस कर दी गई है। ये मोर और लेस एक इलेक्शन बजट है। वो वाली बात है। तो अगर बीजेपी को कम मिली होती सीटें तो हो सकता है क्या कहते हैं 12 लाख की जगह लिमिट 20 लाख हो गई होती। अच्छा, 12 की जगह 20 लाख हो गई होती। तो मतलब आपने 5 नंबर दिए, तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, आपने 5 नंबर किस चीज के दिए? बहुत सारे हिट्स एंड मिसेज हैं, कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं, हो जानी चाहिए थी, बट वो चीजें पहले भी हो सकती थी। वो इसी बार क्यों? एक तो मेरा मेन कंसर्न थोड़ा सा मेरा ये है। अच्छा, आप कह रहे हो कि 1 तारीख को बजट आया और दिल्ली में इलेक्शन था, आई थिंक 5 तारीख को या 6 तारीख को, इस वजह से बीजेपी के लिए आया। और दिल्ली एक मिडिल क्लास हब है। ओके, उसमें मेजर जो वोटर्स हैं वो कॉस्मोपॉलिटन जो पॉपुलेशन है वो मेन उसकी वोटर्स हैं और उन्हीं को इम्पैक्ट कर रही थी। ये डिमांड तो मिडिल क्लास सालों से करता आ रहा है। ठीक है। और उसमें भी क्या हुआ है, वन साइडेड आपने उनको क्या कहते हैं रिलीफ दे दी, एक डिस्काउंट कूपन दे दिया 12 लाख का। ओल्ड रिजीम वालों को कुछ नहीं दिया है, जो मेरा मेन कंसर्न है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति वोट डालने जा रहा था उसने पिछले 5 साल में कोई व्यू नहीं बनाया, उसने 5 दिन में अपना व्यू चेंज कर दिया। उसे लगा कि यार अब शायद सरकार ना मेरी सुन रही है। अच्छा, हमारी हम जो त्राई इमाम करके आ रहे हैं 2 सालों से, 3 सालों से, 4 साल, शायद अब इसमें मेरी बात सुनी जाएगी। पूरा बजट आप जानते हैं ज्यादातर लोगों ने सुना ही नहीं। ठीक है। पूरे बजट का पूरा फोकस एक ही जगह है कि जी 12 लाख हो गई, बस 12 लाख हो गए कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं। अच्छा, एक मजे की बात और समझो, मैं बजट को सुन रहा था तो मुझे लगा ये नया इनकम टैक्स बिल लेकर आएंगे, और नए इनकम टैक्स बिल के लिए मैडम ने बोल दिया कोई बात नहीं भैया 1 हफ्ते बाद लाएंगे। हाँ, 1 तो मतलब कि ऐसा यहाँ पर भी चलता है? ये पहले हो सकता है, यही मेरा वो है। आप बजट अनाउंस कर रहे हो, उस दिन आप अनाउंस करते हो जी मैं तो नया टैक्स कोड लाने के फेवर में हूँ, फिर आप उसको स्टैंडिंग कमेटी में भेज रहे हो, फाइनेंस स्टैंडिंग कमेटी में, कपिल सर ये बजट जो कोड है वो पहले चला जाना चाहिए था। ठीक है, उस पर डिस्कशन हो जानी चाहिए थी, वो रिकमेंडेशन होनी चाहिए, वो इस बजट में भी आ सकता था। ये सरकार चेंज तो हुई नहीं है, पिछले साल तो लेगेसी से 10 साल से एक सरकार चल रही है, तो इस बार भी आ सकता था बजट, इस बार नया कोड भी आ सकता है। मैं बजट पढ़ूं या नया इनकम टैक्स बिल का वेट करूं? कई बार तो मुझे लग रहा है यार इसे पढ़ते ही नहीं है। क्या पता 1 हफ्ते बाद कुछ और आ जाए और वही चेंज हो जाए। अभी तो वो स्टैंडिंग कमेटी में भेजा है इन्होंने। अब स्टैंडिंग कमेटी में सब स्टेट से एक मेंबर होंगे, एक नॉमिनेशन होगी। अब उस पर डिस्कशन चलाएंगे। अब उसमें वो 6 महीने चलाते हैं, साल भर चलाते हैं। अब वो भी अभी नहीं लाएंगे। अच्छा। उसको लाएंगे जब कोई और प्रेसिंग नीड होगी। क्या कोई और इलेक्शन होगा? अभी कोई और इलेक्शन आएगा कि अब ले आते हैं? अब इलेक्शन होगा तो अब ले आएंगे। अच्छा, दूसरी चीज मैं देख रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था बजट से उम्मीद कि भैया ये ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए कुछ करेंगे, या तो भाई इसमें डिडक्शंस वगैरह बढ़ाएं,
या इसे खत्म करें, कुछ तो करें इसका। अब इन्होंने जो नए टैक्स रिजिम में 12 लाख रुपए तक की इनकम कह दिया, भाई आप पैसे कमाओ, ठीक है ना, मतलब इन्होंने कह दिया 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, मतलब सैलरी वालों को तो 12,75 तक कोई टैक्स नहीं है, और अगर और कोई डिडक्शन वगैरह होगी तो 14 लाख तक। एनपीएस है तो हाँ 13,75 तक 13,75 तक आपका कोई टैक्स नहीं है, पर इनकम कहाँ है? बस इनकम भी तो चाहिए। वो फेमस मीम चल रहा है ना, हाँ। कि जी टैक्स क्या, आप तो टैक्स तो नहीं लग रहा, हाँ। क्या अब और क्या चाहिए आपको, क्या इनकम? हाँ, आप इनकम चाहिए। नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग आज की डेट में ऐसे हैं जिनकी इनकम ही नहीं है। अब मेरे ऑफिस में कोई व्यक्ति अकाउंट्स में काम कर रहा है, 30,000 रुपए सैलरी है, 40,000 रुपए सैलरी है, ठीक बात है, तो उसकी तो इनकम इतनी नहीं है। और दूसरी चीज, आप इस चीज को जरा समझना कि भविष्य क्या होगा। ये 12 लाख रुपए कमाएंगे बच्चा, 13 लाख रुपए कमाएगा, वो खर्च कर देगा सारा। ठीक बात, क्योंकि उसे तुम कह ही नहीं रहे कि भाई LIC करा, उसे कह ही नहीं रहे PPF में डाल, उसे आप कोई सेविंग के लिए मोटिवेट ही नहीं कर रहे। और हिंदुस्तान में सेविंग भी जो होती है ना, जो LIC करते हैं, बहुत लोग तो मैंने सर ऐसा देखा है कि वो सिर्फ टैक्स बचाने के लिए करते हैं। तरीका ही वही है। पुराना जो ओल्ड सिस्टम चला आ रहा था वो इसी बेस पे आधार था। उसका बेसिस ये था कपिल जी कि इंडिया का जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो सोशल वेलफेयर स्कीम है, वो उतनी स्ट्रांग नहीं है। आप अगर आदमी सोचे कि यार सरकारी अस्पताल में इलाज कराना और मैं जिंदा बच जाऊं, तो शायद उसकी पॉसिबिलिटी आज भी 50-50 होगी। हाँ, बिल्कुल। तो उन्हें लगा था कि ऑलरेडी सब लोग ये कहते थे सरकार से, सरकार हमारे लिए कुछ करती नहीं, हमारे लिए करती। तो सरकार ने कहा एक काम करो, हम सिस्टम ही बनाए थे, आप सब लोग अपने ही पैसे इन्वेस्ट करो, भाई LIC कराओ, हेल्थ इंश्योरेंस कराओ, और उसी के बदले टैक्स बेनिफिट लो। तो वो कल्चर जो स्पेंडिंग की जगह जो सेविंग कल्चर था, वो चला आ रहा था सालों से। इसी वजह से आपने बहुत बार देखा हमारी इसमें पैसे बढ़ रहे थे, स्टॉक मार्केट में बढ़ रहे थे, इन्वेस्टमेंट की। क्योंकि उस टाइम पे भी एक बहुत फेमस रिपोर्ट है इंडिया की कि जो इंश्योरेंस टू GDP रेशो है कपिल जी, वो होनी चाहिए 5%। जो डेवलपिंग, बड़ी डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, जो डेवलप होने की कगार पर होती हैं, वो 5% एंड अबव होती है। यूरोपियन देशों में 7.5-8% तक जाती है। ठीक है, हमारे यहाँ मैक्सिमम रेशो थी 4.2। That too also that was in कोविड में तो लोग घबराए हुए थे कि हाई इंश्योरेंस, तो सबने इंश्योरेंस ले लिया। अब इन्होंने बिल्कुल ही उसको इंसेंटिवाइज नहीं किया। अब तो क्या, सारा कमाओ सारा खर्चो। आज वो रेशो 3.5 के आसपास है। नहीं, मेरे हिसाब से तो अब ये भी लग रहा है जैसे कि मान लो कोई SIP कराता है, SIP में भी लिखा हुआ है कि भाई 80C के अंदर डिडक्शन मिल जाएगी, तो वो सोचता है यार ठीक है, हर महीने 10,000 की करा देता हूँ, 1.5 लाख की लिमिट थी करा दो। अब उसे पता है डिडक्शन मिलने ली, क्योंकि इस साल तो 90% लोगों ने, ठीक है ना, न्यू टैक्स रिजिम में भरी है, तो वो मेरे हिसाब से डिसकंटिन्यू कर देंगे। LIC जिन्होंने पुरानी ले रखी है वो तो लेंगे, नई पॉलिसीज में कोई जाएगा नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक है ना। मेडिक्लेम भी इन कंपैरिजन टू कम ही होंगे कि चलो ठीक है। तो यहाँ पर जो की वजह से लेते थे, आज से 20 साल बाद, आज से 30 साल बाद जो लोगों को LIC से कुछ पैसा मिल जाता, PPF से कुछ मिल जाता, FD से कुछ मिल जाता, इमरजेंसी फंड क्रिएट हो रहा था, इमरजेंसी फंड क्रिएट हो रहा था, वो खत्म हो जाएगा। क्या गवर्नमेंट का ध्यान तो इस पे भी होगा? गवर्नमेंट ये थोड़ी चाह रही होगी कि भाई 14 लाख कमाओ, खर्च कर दो। बल्कि ऑन दी कॉन्ट्ररी हुआ क्या, इसमें एक छोटी सी अमेंडमेंट है इसी वाले इनकम टैक्स में। उसमें एक स्कीम चलती थी पुराने जमाने में, आपके हमारे जमाने में तो नहीं थी, नेशनल सेविंग स्कीम। ठीक है, उसमें कहा कि एक काम करो जी, 29 अगस्त के बाद तो कोई ब्याज नहीं दूंगा। ठीक है, उस पर 60% ब्याज मिलता था कपिल जी। ठीक है, तो उसमें क्या था, जैसे मान लो आपके पिताजी ने कराई, तो आपके पिताजी सोचते थे यार इसको निकालूंगा नहीं, उसको निकालूंगा ना तो टैक्स लग जाएगा। ठीक है, तो सालों साल पड़ी रहती थी वो। तो उनका आपकी हमारी जनरेशन या उसकी अगली जनरेशन उसको यूज करती। बिल्कुल ठीक। अब उस पर ब्याज तो हो गया बंद। अब तो उन्होंने कहा जब ब्याज ही नहीं मिल रहा तो फिर रख के क्या करेंगे, तो क्या अब एक काम करो, उसको एग्जम्प्ट कर दिया, अब निकाल लो। तो वो पैसे और विड्रॉ, और मतलब जो पहले सरकार के पास पैसे थे वो इनफैक्ट उसकी जगह आउटफ्लो होगा। नहीं, मेरा मानना है कि गवर्नमेंट का यहाँ पर सिर्फ फोकस एक्सपेंडिचर पे रहा, बंदा कमाए खर्च करे, बंदा कमाए खर्च करे, लेकिन इसके ना इसमें दूरगामी परिणाम इसका हुआ क्या है कपिल जी, इसमें भी एक रिपोर्ट है। क्या हुआ, जब ये बजट आने से पहले ना 2-3 क्वार्टर गए स्लो, अब GDP हो गया स्लो। वहां चाइना वर्ल्ड का आज तक का, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टिमुलस पैकेज ले आया। ठीक है, उसने कहा यार मैं इतना बड़ा पैकेज दूंगा इंडस्ट्री को, मेरी इंडस्ट्री फिर चल पड़ेगी। अब चाइना दोबारा ग्रोथ पे है। उसके बाद एक और रिपोर्ट आ गई, क्या कहते हैं, बड़ी कंसल्टिंग फर्म से, उन्होंने कहा यार इंडिया के जो बेस्ट टाइम था 10 साल, वो ना लूज कर दिए इन्होंने। ठीक है, इन टोटल हम लोग हमेशा कहते थे कि यार इंडिया इज अ यंग कंट्री, इंडिया इज अ यंग कंट्री। कोई ये नहीं सोच रहा भाई हमेशा यंग थोड़ी रहेगी। आज यंग है, 10 years डाउन द लाइन, 20 years डाउन द लाइन, 30 years डाउन द लाइन तो बूढ़े हो जाएंगे। तो उस रिपोर्ट के हिसाब से कैलकुलेशन दी कि इंडिया के पास इन टोटल 33 years थे, 10 years दे हैव ऑलरेडी वेस्टेड, 20 is
ओनली लेफ्ट। उसमें भी 3 क्वार्टर खराब हो गए, कंजम्पशन कम होनी। आपने देखा होगा सबके जो स्टॉक मार्केट जो गिर रही है वो उसका मेन रीजन ही है कि अर्निंग्स वीक आ रही हैं। सबकी अर्निंग्स वीक है, इन्हें लगा कंजम्पशन बढ़ानी है तो उन्होंने ओल्ड टैक्स तो छोड़ दिया और क्या 12 लाख तक और 13 लाख तक के सारे खर्च कर दो पैसे और कंजम्पशन बढ़ाओ। किसी तरह का कंजम्पशन बढ़ाओ। नहीं देखो, शेयर मार्केट के गिरने के और भी रीजन हो सकते हैं मेरे हिसाब से। वो भी रीजन हो सकते हैं, ठीक है कि हाँ भाई और भी। अच्छा, मेरे को कई बार ये लगता है कि हम लोग यूएस को कॉपी करते हैं। अभी यूएस में जब ट्रम्प आए तो उन्होंने कहा भाई कोई टैक्स नहीं है, ठीक है ना, मैं इनकम टैक्स बिल्कुल खत्म कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। तो इन्हें लगा हमें भी कुछ करना चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है इन्होंने यूएस को कॉपी करके खत्म कर दिया हो, लेकिन ये इंडिया का कल्चर नहीं देख रहे कि इन्हें पैसा सेव करना है भविष्य के लिए। वहाँ की सोशल सिक्योरिटी यूएस में, कोई बीमार है भाई, वहाँ एजुकेशन और हेल्थ केयर दोनों सरकार आपको डिसेंट देती है, मैनेजेबल देती है। यहाँ वो पॉसिबिलिटी आज है ही नहीं, तो ये 10 साल बाद भी नहीं है। तो आप क्या सजेस्ट करते हो कि भाई चलो एग्जम्पशन तो खत्म हो गई, ठीक है ना, ये डिडक्शंस तुम्हारी खत्म हो गई, न्यू टैक्स रेजिम ले रहे हो, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि हमारे इंडियंस को करना चाहिए, अभी भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? मेरा एक पुराना पहले कभी वीडियो रिकॉर्ड हुआ था, सबसे पहला काम है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। जब जीवन में पैसे आ जाए सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस ले लो, थोड़े और पैसे आ जाए तो हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। चाहे आपको एग्जम्पशन मिले, डिडक्शन मिले, वो सब बिल्कुल साइड कर दो, क्योंकि बाद में सरकार नहीं आएगी आपको बचाने। क्या कहते हैं, आपको इलाज तो आपको खुद ही कराना पड़ेगा और इलाज के पैसे इकट्ठे कोई नहीं कर सकता सर, नहीं कर सकते। हाँ, हिंदुस्तान में हॉस्पिटल कितने पैसे लेते हैं उसका कोई बेंचमार्किंग नहीं है, कोई मापदंड तो सबको कराना चाहिए डिडक्शन। मेडिक्लेम और लाइफ इंश्योरेंस भी करा लो कि भाई तुम चले गए तो। और इसमें भी मतलब एक छोटा सा सिर्फ वो है कि लाइफ इंश्योरेंस आप करो प्योर इंश्योरेंस। देखो इंश्योरेंस में ये मत देखो कि यार अब क्या इंश्योरेंस में क्या हो गया, हमारे हिंदुस्तानी इंडियन मेंटेलिटी होती है ना कि यूलिप करा लेते हैं कि यार कुछ पैसे मिल जाए, वापस मिल जाए कुछ। और फिर ना लोग क्या, जैसे एक जो हमारी कंसल्टेंट है, जब मैंने इंश्योरेंस लिया था तो बोली सर एक काम करो, आप ना 90,000 मत दो प्रीमियम, आप प्रीमियम दो 1 लाख रुपए, और अगर आप बच गए 70 के बाद तो मैं आपको इतने पैसे वापस दे दूंगी, एक सर्टेन अमाउंट। तो मैंने कहा 10,000 की बात नहीं है, क्या कहते हैं, आप मेरे से 90,000, अगर मैं 70 तक बच गया तो पैसे मेरे पास वैसे ही खुद ही होंगे, फिर मुझे तुम्हारे से जरूरत नहीं है, बस मेरे को तो 70 तक जीना है और हेल्दी जीना है। सही बात है। तो प्योर इंश्योरेंस लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस वो तो लेना ही चाहिए। और अब इस बिल में तो ये चूक हो गई, नेक्स्ट बिल में जो भी नया है उसमें दोबारा इंश्योरेंस को कम से कम उसको ना प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा सरकार को। ये जो 3.5% टू जीडीपी रेशियो है हमारी इंश्योरेंस की, वो बहुत कम है, वो जो बढ़नी चाहिए, वो डेवलप्ड नेशन या डेवलपिंग नेशंस के अकॉर्डिंग नहीं है, वो 5-5.5% होनी ही चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज और भी कही जा रही है कि भैया ऐसा है जो कैपिटल गेन है, भाई शेयर मार्केट में लोग पैसा कमा रहे हैं, गवर्नमेंट ने कहा यार हमने एसटीटी तो लगा ही रखा है, सारी चीजें लगा रखी है, वो कह रहे 12 लाख तुम कमा रहे हो, ठीक है ना, तो अगर सैलरी से कमा रहे हो, बिजनेस से कमा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर शेयर मार्केट से कमाओगे तो टैक्स दे दो आप, तो पूरा टैक्स लेंगे आपसे, तो पूरा टैक्स लेंगे। अब मेरे को यहाँ पर ना एक, जब हम सीए फाइनल में पढ़ते थे, मुझे एक चीज याद आ रही है, यहाँ पे जितने भी सॉफ्टवेयर है शेयर मार्केट के, उनसे पूछो भाई मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, मेरे को टैक्स कितना देना है, वो कैपिटल गेन के हिसाब से लगा देते। लेकिन मेरा मानना यह है कि हमने एक बार पढ़ा था कि भाई शेयर मार्केट की जो इनकम है ना, आप उसे अपनी बिजनेस इनकम भी दिखा सकते हो। ये तो मेरी इच्छा है ना कि भाई मैं शेयर्स को अपना स्टॉक दिखाऊं और उसे बिजनेस इनकम दिखाऊं। बिल्कुल। तो क्या अब ऐसा नहीं होगा आईटीआर में कि जो कैपिटल गेन से इनकम आती थी वो सारी डाइवर्ट होकर बिजनेस इनकम चली जाएगी? इसमें भी इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया कपिल जी। अब जैसे क्या है, जो इंडिविजुअल प्लेयर्स करते हैं वो तो कर सकते हैं। अब आपको पता है एक नया तरीके का इंस्ट्रूमेंट चला हुआ AIF, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। उनके में ये झगड़ा चल रहा था सालों से कि ये मैं तो आई इन्वेस्टमेंट के लिए हूँ, दिस इज माय प्राइमरी बिजनेस, तो जी मैं तो शेयर में इन्वेस्ट करता हूँ और मैं इसमें सारा खर्चा क्लेम करते थे वो, ठीक है। अब निर्मला ताई ने कह दिया नहीं जी, नथिंग डूइंग, सब कैपिटल एसेट की डेफिनेशन चेंज कर दी कि ये कैपिटल एसेट माना जाएगा और आप सब लोगों को भी कैपिटल गेन में फाइल करना पड़ेगा, उनके लिए भी खत्म कर AIF के लिए, लेकिन इंडिविजुअल वो तो जो हम प्लानिंग करते हैं कि हम उसको क्या कहते हैं कि उसको PGBP में दिखा लें और कैपिटल गेन से हटा लें, वो तो जो चल रही है वो तो नहीं, आज की डेट में उसे कम करते हैं। हाँ, अगर अब हमने थ्योरी में उसे पढ़ा है, करते हैं, लेकिन उसमें ना कैलकुलेशन बड़ी टफ सी रहती है, उसे आपको पूरी डिटेल निकालनी पड़ेगी, क्या सेल प्राइस, उसमें FNO वगैरह का कुछ, उसमें सारी चीजें करनी पड़ेगी। देखो कुछ चीजें तो बिजनेस इनकम है ही, हम बात कर रहे हैं डिलीवरी बेस्ड शेयर्स की, तो उस वाले केस में थोड़ी सी अगर मेहनत कर लेंगे, 5,000-10,000 रुपए प्रोफेशनल को एक्स्ट्रा दे देंगे, लेकिन मेरे हिसाब से टैक्स बच जाएगा। वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, पर वो हमने कभी एक्सप्लोर नहीं करी। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 1-2 लोगों की, अभी जब ITR का सीजन आता है तो मैं ऐसे ही
डिस्कस कर रहा था, मैं देख रहा था, तो हमने जब बिजनेस इनकम में दिखाया तो मतलब हमें लगा कि ठीक है यार यहाँ पे ना टैक्स बच रहा है। हाँ, लेकिन उसकी कैलकुलेशन बड़ी ट्रिकी थी, वो सॉफ्टवेयर नहीं देता भाई, तुम जरोदा से लो वो कैसे देगा, बिल्कुल ठीक है ना, वो तो कह रहा मैं तो कैपिटल गेन से दूंगा, मुझे तो पता ही नहीं। कई लोगों को ये कंसेप्ट ही नहीं पता, कई लोगों को ये कंसेप्ट ही नहीं पता कि तुम शेयर मार्केट की इनकम को बिजनेस इनकम भी दिखा सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये वाला काम बढ़ सकता है अगर हम लोग इस चीजों को देखें कि 12 लाख रुपए कम नहीं होता। 12 लाख रुपए बहुत डिसेंट अमाउंट है, बहुत डिसेंट अमाउंट है। लाख रुपए महीना हो गया, और सैलरी वाले के लिए तो 12,75 हो गया। हाँ, 12 कुछ डिडक्शन वगैरह करके 13 लाख रुपए हो गया। तो शेयर मार्केट वाला भी इस चीज को यूज कर सकता है। अब उसकी फिर ट्रांजेक्शन की वो रेगुलरिटी और वो सारी नहीं, उसमें कुछ नहीं है। मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, मैं बैठा हुआ फर्नीचर का, मैं तो 3 महीने में एक बार बेचता हूँ, क्या दिक्कत है? मेरा शेयर मार्केट है, मैं भाई डिफाइन तो मेरे हिसाब से एक्ट में डेफिनेशन तो यही है कि भाई कि रेगुलरिटी की भी कोई डेफिनेशन नहीं है, इंटरवल की भी कोई डेफिनेशन नहीं है, और प्रोफेशन तो मुझे याद है जब उस जमाने में मैंने पढ़ा था ये प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन एंड इंक्लूड्स ऑल दिस प्रोफेशन, इंक्लूसिव डेफिनेशन है, तो उसको उस तरीके से भी यूज करा जा सकता है। पर मैंने करा, मैं 1-2 चीजों में करा, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कैसा हो जाएगा अगर मतलब दिमाग लगा। तो फिर तो बहुत सारे क्लाइंट है जिनका पर मेन बात है कोई स्टॉक मार्केट में भी कमाए तो सही। इस साल तो आपको सारे लाल मिलने वाले हैं। इस साल तो लाल मिलने वाले, कोई बात नहीं, लेकिन तो ये वाला प्रोविजन भी तो अगले साल से चलेगा, तो क्या प्रॉफिट आ जाएगा, तो वो चीजें कर सकते हैं। तो इस हिसाब से बजट के अंदर ये वाली चीजें मेरे को लगता है कि कुछ और चीजों पे क्लियरिटी। इसमें एक बात और है कपिल जी वर्थ नोटिंग की, ऑटोमेटिकली सब लोग न्यू रिजीम में है, तो एक तरीके से ओल्ड रिजीम जो है वो फेज आउट ही हो गया है। वो इफेक्टिवली उन्होंने मना कर दिया, अनटिल अनलेस कोई आप बिल्कुल ही बहुत बड़े दानवीर हो। मैं बता रहा हूँ ना, उसमें क्या है जो मेरे को समझ आता है कि इन्हें बजट के अंदर ही करना था। ओल्ड रिजीम को अगर ये करते तो ना, हो सकता है अपोजिशन ना हल्ला कर देता कि भाई तुमने इन्वेस्टमेंट खत्म कर दी, लोग बाग सेविंग नहीं करेंगे, तो ये अपने मुंह से नहीं बोलना चाह रहे, ये अपने मुंह से बजट, उसमें इंश्योरेंस कंपनीज भी वो करती, हाँ वो हल्ला कर देते। अब ये क्या करेंगे ना, न्यू इनकम टैक्स बिल में चुपके से हटा देंगे, हटाने की जरूरत ही नहीं ना। कपिल जी अगर आपको बहुत ज्यादा एचआरए या आप बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि आप बिल्कुल ही दानवीर कर्ण हो, डोनेशंस करते हो, वाली जो डोनेशन होती है वो करते हो, उसके अलावा यू डोंट हैव एनी गुड रीजन कि आप ओल्ड रिजीम में जाओ। आप चाहकर भी ओल्ड रिजीम में नहीं जा सकते, आपको तब ऑप्ट करना पड़ता है ओल्ड रिजीम के लिए, आप ऑटोमेटिकली न्यू रिजीम वो। लेकिन लॉ से भी मेरा मानना ये है, हाँ वो लॉ से भी न्यू इनकम टैक्स अब नए में तो ओल्ड न्यू का डिफरेंस खत्म होना चाहिए, 12 लाख आपको रखनी है, 12 लाख रखो बस, बट आपको जो सेविंग्स है उसको इंसेंटिवाइज करना चाहिए। सेविंग को क्या करेंगे ना, ये ना अभी जैसे सीए इंस्टीट्यूट ने भी सजेशंस दिया था ना कि भाई आप ना जॉइंट टैक्सेशन ले आओ, कपल टैक्सेशन ले आओ, कपल टैक्सेशन जो यूएस में चलती है, हो सकता है ये कुछ ऐसा लिया है, ठीक है ना। वो इतना अच्छा सजेशन था हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से, सजेशन फॉलो नहीं होगा ना, वही तो दिक्कत उसमें क्या है कि यहाँ पे भाई अगर आपको ये दिखाना है कि भाई मेरी शादी हो रखी है, कपल टैक्सेशन करना है, तो शादी का सर्टिफिकेट तो होगा। यहाँ पे लोग शादी करके रजिस्टर्ड ही नहीं कराते, नहीं कराते, पर उससे रजिस्ट्रेशन बढ़ती, सरकार को एक डेटा मिलता, एक्स्ट्रा डेटा पॉइंट होता है कि भाई इतने कपल्स आर गेटिंग मैरिड। अब पहले तो उस जमाने मतलब हमारे टाइम पे तो वो था कि मान लो आपकी करा रखी है शादी रजिस्टर्ड, मेरी नहीं हुई सर। बहुत बढ़िया, नहीं करा रखी, क्योंकि कराने का नुकसान भी है, मैं तुम्हें बता दूं, उसमें शायद वाइफ को ज्यादा राइट मिल जाता है। नहीं उसमें राइट नहीं पता, देखो ये मुझे भी आइडिया नहीं है, ठीक है ना, उसमें पता नहीं, मैं कहीं पढ़ रहा था, कहीं सुन रहा था कि अगर आपकी शादी रजिस्टर्ड नहीं है, तो अगर वाइफ केस कर रही है, मतलब कि ये दहेज वेज का या कुछ भी कर रही है, तो उसकी थोड़ी सी पावर कम हो जाती है। बट उसमें एक डीमिंग प्रोविजन है, वो एक बार चेक करना पड़ेगा। तो मतलब लेकिन करा लेना शादी, उसमें पेनल्टी लग रही होगी आपको। अगर 7 साल या 8 साल आप साथ रह लेते हो, और क्या कहते हैं, तो वो डीमिंगली इट विल डीम टू बी रजिस्टर्ड, ऐसा भी है मतलब उसमें। नहीं, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर थोड़ी आ जाएगा, नंबर नहीं आएगा, बट जैसा जब आप अप्लाई करोगे तो आपके पास वो सारे राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी कि इट हैव बीन रजिस्टर्ड फ्रॉम दी। लेकिन उसे आप करा लो रजिस्टर्ड, मैं आपको बता रहा हूँ, पता लगे जॉइंट टैक्सेशन आ गया और आपकी मैंने करा रखी है। आपने करा लिया तो आपसे पूछूंगा फिर। हाँ मैंने करा रखी है, और मतलब भाई जॉइंट टैक्सेशन आ गया तो कुछ तो बेनिफिट हम भी लेंगे कि भाई चलो ठीक है। हाँ लेकिन मेरे हिसाब से वो प्रोविजन अगर आएगा भी ना न्यू इनकम टैक्स बिल में ना, पहले इंडिया को उसमें बहुत चीजें करनी पड़ेगी, क्योंकि पता चले लोगों की शादियां जो है सिंपल सी बात है रजिस्टर्ड है नहीं, और दिक्कत उसमें बहुत सारे इफ एंड बट्स है, तो वो चीजें आ सकती है, लेकिन पता नहीं कब आएगी। और जो ये अभी जैसे जो हमने टैक्स प्लानिंग बताई है ना कि भाई शेयर मार्केट की इनकम को बिजनेस इनकम दिखा सकते हैं, अगर गवर्नमेंट ने सुन लिया, ये पता क्या करेगी, एक सजेशन और दिया इंस्टीट्यूट ने कि आप ऐसा करो, जो 5 हेड्स इनकम है ना, एक छठा और बना दो, इनकम फ्रॉम शेयर एंड सिक्योरिटीज बस, और जैसे वो बन गया इनकम फ्रॉम, ये मोर और लेस होने। अभी क्या था कि
किसी ने उनकी नजर में लाया होगा कि भाई AIF ऐसा कर रहे हैं, वहाँ ना थोड़ी सी लूप प्लग है, तो AIF का तो प्लग कर दिया उन्होंने, और जो हमारे वाले का और प्लग कर देंगे जो इंडिविजुअल्स का है। वो मेरे हिसाब से इनकम फ्रॉम एक अलग ऐड बना एक देंगे। बहुत बड़ी प्लानिंग और प्लग हो गई कपिल जी, जो सालों से चली आ रही थी, बहुत अच्छा था। जी, एक बड़ी लॉस मेकिंग कंपनी है, एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, अब उसको लग रहा है यार ये तो टैक्स ज्यादा टैक्स उसे ले तो हाथ क्या सेक्शन 72 कैपिटल ए में या सेक्शन 72 कैपिटल ए 6 में कन्वर्जन कर लिया आपने कंपनी से LLP में, उन सब का ना आप लॉसेज ले लेते थे। अब उसके वो 8 साल तक लॉस कैरी फॉरवर्ड होते, अपने को मालूम ही सबको। तो क्या है कि उसके 5 साल निकले थे, 3 साल बाकी थे, आपने उसको टेक ओवर कर लिया। अब आप 8 साल दोबारा 8 साल कर लो। अब वो खत्म कर दिया इन्होंने। अब उन्होंने कह दिया आपने टेक ओवर कर लिया, जितना प्रीडिसेसर ने यूज कर लिया है उतना यूज कर सकते हो, अब आपको 3 ही साल मिलेंगे यूज करने के लिए, 3 ही साल उसे आगे मिलेंगे। तो हम जैसे NCLT वगैरह जाके कंपनी बाय आउट कर लेते थे, बहुत बिकती है कंपनी इंडिया में, अब वो खत्म हो गया गेम। और प्रॉफिट से ज्यादा लॉस मेकिंग का लॉस मेकिंग की डिमांड है, लॉस मेकिंग की डिमांड है, प्रॉफिट वाले का क्या करेंगे। मजे की बात देखो, अभी मैं एक न्यूज देख रहा था कहीं पे या ट्विटर वगैरह पे, ये शार्क टैंक आता है, शार्क टैंक में वो सलाह दे रहे होते हैं कि भाई बिजनेस ऐसे करो, बिजनेस वैसे करो। उन्होंने एक ने निकाल दिया ये सारे शार्क टैंक जो है ना जो बिजनेस कर रहे हैं सब लॉस में। उसमें बहुत प्रोमिनेंट तो कुणाल बहल है जो स्नैपडील के ओनर है। स्नैपडील टॉप पे रही, फिर बिल्कुल स्नैपडील ने लॉसेज ही लॉसेज, स्नैपडील ने बहुत पैसा करवाया इन्वेस्टर्स का भी अपना भी। उसके बाद उनका एक जो जिसमें वो फाउंडर है कुणाल बहल जी, वो है यूनिकॉमर्स। यूनिकॉमर्स भी कोई बहुत अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, मैं तो उसको यूज किया अपने हमारे बिजनेस में भी यूज किया है, और वो भी मतलब हो सकता है क्या कहते हैं 10 years डाउन द लाइन है, 5 years डाउन द लाइन हो सकता है वो भी लॉस में ही दिखे आपको। मुझे तो लग रहा है इंडिया में लॉस में रहना ही फायदेमंद है। लॉस मेकिंग वेंचर का एक अलग वो एक इसका बहुत अच्छा मेम था, क्या कहते हैं कि इसका इतने पैसे रख दो, क्या नहीं यार 100 रुपए मत रखो, 100 रुपए में आपने बोल दिया तो लोग कहेंगे अच्छा इसकी वैल्यू 100 रुपए है, आप सिर्फ ये बोलो जी पैसे नहीं है जी फ्री दे रहे हैं, वैल्यू तो देखेंगे 10 साल बाद कितनी होगी, आजकल की 10 साल बाद 10 years डाउन द लाइन क्या वैल्यू होगी, 20 कैश बर्न करे जाओ और वैल्यू बढ़ाए जाओ। नहीं ये मेरे को लग रहा है लॉन्ग टाइम पे तो दिक्कत करेगा ही करेगा, जैसे बायजूस वगैरह के साथ हुआ। बायजूस वो तो डिजास्टर, वो बड़ा डिजास्टर था। अच्छा जीएसटी के अंदर भी अगर मैं बात करूं जो चेंजेस ये करते हैं, हालांकि जीएसटी में तो बजट वाली वैल्यू नहीं रहेगी, बजट में कौन सुनता है वो। जीएसटी का तो हर 6 महीने में बजट आता है, हर 6 महीने में आपकी वीडियो आती है, हम उसमें सुन लेते हैं जी जीएसटी में ये चेंज आए हैं, और मेरे को लगता है हर 6 महीने में आपको करनी पड़ती होगी। नहीं उसमें क्या रहता है ना, जीएसटी ना कंफ्यूज कर देते हैं लोग। पहले कोई चीज बोलेंगे जीएसटी काउंसिल में, क्लाइंट कहेगा भाई आ गया बिल्कुल, हम कहेंगे भाई जीएसटी काउंसिल की सारी चीजें ऐसे नहीं आती। अभी 1 फरवरी को बजट आएगा, एक्ट में चेंज होएगा, 1 फरवरी से आएगा, और 1 फरवरी को बजट में आ गया। वो स्पीच में तो बोलती नहीं है मैडम, वो कहती है छोटी सी चीज है क्या बोलना इसके लिए, ठीक है, तो वो बोलती नहीं है, तो फिर बजट में आ जाती है, बिल में आ गया, फाइनेंस बिल में, फिर क्लाइंट कहता आ गया चेंजेस, उसे ये नहीं पता ये नोटिफाइड होगा, और जब नोटिफाइड होगा तब एप्लीकेबल होगा। अब नोटिफिकेशन में सेम लैंग्वेज नोटिफाई हुई कि नहीं हुई, या लैंग्वेज में कुछ चेंज आ गया, या जैसे अब आपके साथ तो ये हुआ ही होगा, मैं मान के चल रहा हूँ, वो जो एक छोटा सा चेंज हुआ है प्लांट और मशीनरी की जगह एंड मशीनरी जो कर दिया गया है, उसमें तो बड़े मजे की बात ही आई है कि अब हिंदुस्तान में ये कह रहा है एक आदमी कि भाई यार तुम सुप्रीम कोर्ट की नहीं मान रहे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई ये व्यक्ति, भाई ये कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक गया होगा। अब सुप्रीम कोर्ट में ऐसा तो नहीं है कि किसी भी लॉयर को पकड़ के बोला होगा चल भाई, ठीक बात है, उसकी कॉस्टिंग तो लगी होगी भाई, सुप्रीम कोर्ट तक जाने में 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ पैसा भी लगा, समय भी लगा, समय भी लगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसएससी के फेवर में दे दिया, यार ये इतना खर्चा करके आया है, और सही बात कह रहा है, इसे ना फेवर में और जो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जजमेंट दी है उसमें एक पुरानी इनकम टैक्स जजमेंट है, उसको रिलाय करके जी प्लांट अलग है जी मशीनरी अलग है, तो और लगा के जी इस तरीके से हमारे फेवर में दे दिया उसने। लेकिन गवर्नमेंट ने लिख दिया, गवर्नमेंट कोई सुप्रीम कोर्ट क्या आज से नहीं क्या कहता है वो जो वाली जजमेंट याद आ गई कपिल जी, तो हम लोग सीए फाइनल में था ना कि क्या जी इंडिया की डेफिनेशन क्या है, क्या तो इंडिया की डेफिनेशन डिफाइन थी कि जी इंडिया और इतने नॉटिकल माइल्स तक जहां तक समुद्र है कि भाई 12 नॉटिकल माइल्स तक स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उसके 24 तक, इस तरीके से इंडिया की डेफिनेशन थी। वोडाफोन का केस हो गया, क्या कहते हैं अब इंडिया की डेफिनेशन में वो कहते हमने तो सैटेलाइट लगाई है, क्या कहते हैं, और वो तो इंडिया के ऊपर लगाई है, उसका क्या लेना इस बात में, किस बात क्या ऐसे नहीं, इंडिया वो इंडिया के ऊपर इंडिया के नीचे इंडिया, बाकी सब ये सारा हमारा इंडिया, क्या हाथ क्या, और रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज कर दिया। वो वोडाफोन में जब चेंज किया था आज तक उसका वो एक डिस्प्यूटेड मैटर, मतलब वो टैक्स उन्होंने रिकवर कर लिया, बट और ऐसे ही इन्होंने अब ये चेंज कर दिया। इसमें आपके क्लाइंट्स ने भी कहा होगा जब
जजमेंट आई होगी सफारी रेट कि भाई कि अब तो हम ले लेते हैं इसका क्रेडिट, और कुछ लोगों ने ले भी लिया होगा। कुछ लोगों ने मजे की बात, वो कह रहा सुप्रीम कोर्ट है हाँ। भाई। मैंने उसे बताया कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कौन, हाँ। वो कहता सुप्रीम कोर्ट, मगर नहीं, हाँ। ठीक है ना, मगर नहीं, सबसे बड़ी गवर्नमेंट। सबसे बड़ी गवर्नमेंट ने जो कह दिया सो कह दिया, तो गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया और साथ में एक्सप्लेनेशन भी ऐड कर दी कि भाई और कोई कोर्ट कुछ भी करो, एक जनरल, हाँ आप ये बात भी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, एक्सप्लेनेशन भी ऐसे ऐड करी है कि कोई जजमेंट, कोई डिग्री, क्या कहते हैं, कोई अनाउंस हुआ, इसको आपको और नहीं एंड ही पढ़ना है, और आज से नहीं 2017 से इसको एंड ही पढ़ते आ जाओ। बस वही बात है, वही गाना आता है ना, तुम कहोगे दिन को अगर रात, हाँ, तो हम रात कहेंगे, ठीक है ना। तो मतलब इससे ना क्या होता है कि चलो कर दिया आपने, लेकिन इससे ना थोड़ा सा फेथ जो है ना लोगों का, बहुत गलत इंप्रेशन जाता है। ये है ना कि जादू की छड़ी घुमाई और पीछे चले गए। आप कपिल जी नोट करें, ये इंडिया के अलावा और कंट्रीज नहीं करती। कोई डेवलपिंग कंट्री, कोई डेवलप कंट्रीज जो हैं वो रेट्रो 50 साल जाके पहले लॉ नहीं चेंज करती। आज एक बार डिसाइड हो गया, आप इसको प्रोस्पेक्टिवली कर देते। नहीं वो तो होता ही है कि भाई, जैसे मैं एक कहावत सुन रहा था, पता नहीं किस कंट्री में, कि वहां के लोगों को फांसी लगाई मान लो किसी, और फांसी लगाते समय, ठीक है ना, बंदे को लटकाया और फंदा टूट गया रस्सी, तो कहते हैं यार भगवान ये चाहता है कि हम इसे फांसी ना दे, तो उसे माफ कर दे। एक ही बार आप उसको लटका सकते हैं। एक ही बार आपने उसे लटकाया, वो फंदा टूट गया तो टूट गया, ठीक है। अब यहाँ पर तो क्या हुआ कि यार बंदा सुप्रीम कोर्ट तक गया, फेवर में जजमेंट लाया गया। कपिल जी मैं तो मान रहा हूँ, आप जैसे चार्टेड, मेरे जैसे चार्टेड, मैं वेट किया इसका जजमेंट का 4 साल हो गए कि ये फेवर में आएगी, 4 साल तो हम तो कमाल ही कर देंगे, क्या कहते हैं, और क्लाइंट्स वेट करें। और कुछ लोग ने इतना ईगरली वेट था कि जैसी जजमेंट आई उसी दिन, अगले दिन, क्या कहते हैं, अपना इनपुट पुराना था पेंडिंग पड़ा है कि फटाफट ले लो सारा। सही बात। अभी इसमें देखो, अभी आप ये समझो ये क्या हो रहा है, अभी ये पेनल्टी के सेक्शन में चेंज करा, ठीक है ना, पेनल्टी के कह रहा हूँ, सॉरी, अपील के सेक्शन में। अपील के सेक्शन में क्या बोला इन्होंने कहा भाई देखो बात सुनो, अगर अब अपील फाइल करनी है ना 10% डिपॉजिट करो। अब पहले क्या होता था, अपील अगर पेनल्टी का ऑर्डर आ गया तो उसमें आप जमा नहीं करते थे, वो अपील कर लेता। वो कह रहा यार तुम तो मजे कर रहे हो, हमारे 10-10 हजार के ऑर्डर दे रहे, पेनल्टी जमा नहीं करते हो और अपील में आ जाते हो। तो अब उतना तुम 10% अपील का भी जमा करो। अच्छा वैसे अगर गवर्नमेंट के हिसाब से देखे तो ठीक है यार, कि भाई चलो ठीक है यार, किसी का 20,000 50,000 का किसी को अपील जाना है तो पहले कॉस्ट जमा कर दे, लेकिन हो सकता है इसका ना मिसयूज होगा। सर ये मेरे हिसाब से गलत, इसमें ना पैरिटी होनी चाहिए। भाई इनकम टैक्स में आप बिना पैसे जमा कराए अपील फाइल करते हो, अपील लग भी जाती है। कई बार सर क्या होता है, आजकल फैशन चल गया है, जब से ई असेसमेंट हुई है ना, फैशन चल गया ओवर पिच असेसमेंट का। हमारे पास ऐसे इतने केसेस हैं जिसमें सर 2 करोड़ का ही अमाउंट इन्वॉल्व है और 2 करोड़ की लाइबिलिटी निकालती, क्योंकि आजकल उसको 2-3 सेक्शन मिल गए हैं, 268 वगैरह में असेसमेंट कर देते हैं, 100% पेनल्टी लग जाती है उसमें। सर अगर मान लो आपकी 2 करोड़ की डिमांड निकल गई या आपकी 1 करोड़ की डिमांड निकल गई, उसका 20% कहाँ से जमा कराएगा? हाँ, वो 10% करा ही नहीं सकता। अभी एक न्यूज अभी रिसेंट में आ रही थी कि J&K बैंक को इन्होंने नोटिस भेज दिया 11,500 पता नहीं कितने हजार करोड़ का, उसकी जो मार्केट कैप है वो उतना ही नहीं। हाँ सर वो उसका भी तो हुआ था, क्या कहते हैं जिसका बैटिंग वाला था, उसकी मार्केट कैप नहीं थी जितने का, उसको जीएसटी का नोटिस चला गया, जो स्पेकुलेशन बिजनेस वाला नोटिस था 28% वाला। हाँ तो मैं वही चीज कह रहा हूँ, तो अब इसे हो सकता है, देखो मैं तो कहूंगा जो जीएसटी ऑफिसर है ना करे भाई, लेकिन हो सकता है वो क्या करेंगे, सेक्शन 122 उठाएंगे, उसमें लिखा होगा भाई टैक्स अमाउंट के हिसाब से पेनल्टी लगेगी, वो 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ 50-50 लाख का नोटिस भेजेंगे। अब तक कितने सारे ऑर्डर देखे हैं जो वैसे ही पास कर दिए बिना ध्यान दिए। उन्होंने तो पास कर दिए, एक डीएससी लगाया, ऑर्डर पास हो गया, 1 करोड़ की डिमांड निकल गई। अब अगर 10% जमा कराना पड़ जाए आदमी, इसमें जीएसटी की तरह इसमें भी आपको स्पेशली आज जीएसटी नया है, आज भी नया ही है सर, रोज नया, जब अगर हर 6 महीने में 3 चेंज कर रहे हो तो नया ही चल रहा है ना, इसका मतलब जब तक स्टेबलाइज नहीं हो रहा तब तक आपको जो प्री डिपॉजिट की कंडीशन है ये वेव ऑफ करनी चाहिए थी। नहीं इसमें तो क्या हो रहा है ना, मैं कई ऑफिसर से मिला, जैसे मैं जाता हूँ हियरिंग वगैरह पे, तो वो नोटिस आता है, मैं रिप्लाई करता हूँ, रिप्लाई मेरा ठीक होता है, ऑफिसर भी कहता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मैं कहा भाई फिर ऑर्डर फेवर में पास कर दो, कह रहे ऑर्डर फेवर में पास नहीं करेंगे, कहता है ऊपर से प्रेशर है, कह रहे अगर फेवर में पास कर दिया तो फिर इस ऑर्डर का रिव्यू होगा, तो हमें तो ये कहा गया है कि भैया अगेंस्ट में ही पास करो। तो मैं कह रहा हूँ फिर नोटिस का कंसेप्ट ही खत्म कर दो, डायरेक्ट ऑर्डर करो। हाँ डायरेक्ट ऑर्डर करो। और जो ऑर्डर उन्होंने कर दिया, रेवेन्यू ने ऑर्डर कर दिया, हम उसमें अपील में चले गए, मान लो आप अपील में भी चले गए सर, तो वो भी रेवेन्यू का ही है। हाँ एओ का ऑर्डर सीआईटी से रिवर्स कराना एक अपने आप में चैलेंज है। वो कहता है यार मेरे ही ऑफिसर ने एक बार तो ऑर्डर दिया है फेवर में, अब मैं उसको रिवर्स करने के लिए मुझे कुछ अलग से कुछ कंपेलिंग वो कहता है ऐसा कुछ लाओ। हाँ, ऐसा कुछ तो आपको पता है क्या ले जाना पड़ता है, ऐसा कुछ लेके आओ कि मैं उसको बिल्कुल ही उलट दूं, वो हो नहीं पाता। पेनल्टी वाला प्रोविजन भी दिक्कत करेगा, क्योंकि देखो ट्रिब्यूनल अभी है नहीं,
और जब ट्रिब्यूनल आएगी कितना लोड लेगी, इतने वैसे ही पेंडिंग है, 7 साल का अपील नहीं बैकलॉग लग हो गया। पाई सर, अपील ही नहीं लग पाई। तो ट्रिब्यूनल तो सर, ट्रिब्यूनल सर आईटीएटी की ट्रिब्यूनल है कपिल जी, ये आईटीएटी का सर फैक्चुअल डेटा ही है कि 30% केसेस रिमांड बैक कर देती है, वो भी कोई नहीं सुन पाती आज तक। सर 1961 का एक्ट है इनकम टैक्स, उसकी ट्रिब्यूनल बनी हुई है, अगर वो ही नहीं सुन पा रही तो जीएसटी की ट्रिब्यूनल तो क्या ही सुन पाएगी। और इसमें तो बैकलॉग पैसे हो गया, उसमें तो 7 साल का वैसे ही बैकलॉग है, 7 साल का वैसे ही बैकलॉग है। तो ये और सर जीएसटी के केसेस तो इनकम टैक्स के कंपैरिजन में है कितने सारे, जीएसटी तो सब पर लग रहा है, सब पे लग रहा है। ये छोटी छोटी बातों पे हाई कोर्ट चले जाते, सर जाना ही पड़ेगा। ये आपने देखा नहीं, अब जैसे इन्होंने 9C की फीस जो है ये वेवर दे दिया। मैंने खुद कपिल जी, मैं अपने क्लाइंट्स की लाखों रुपए लेट फीस वेव कराई। अरे जिसकी हमने लेट फीस भर दी थी उसकी वापस तो दे देते। ये कह रहे वापस कुछ, वापस कुछ नहीं हुआ, जिसने भर दी उसने भर दी, जिसने चोरी करी थी उसको हम माफ कर रहे हैं। नहीं जी, अब वो इसीलिए तो ये क्या हो रहा है कि ये कह रहे भैया हमने तो ना लेना पड़ा है, देना तो हमने पड़ा ही नहीं, बस ठीक है ना। तो ये अब यहाँ पर ये चीज है ऐसा। अब आप ये देखो ना, अपडेटेड रिटर्न इनकम टैक्स में अगर बात करो, अपडेटेड रिटर्न, वो कह रहे यार तुम क्यों जा रहे हो फाइन, है ना। इन्होंने डेटा निकाला यार, अपडेटेड रिटर्न से तो बहुत अच्छे पैसे आ रहे हैं, ठीक है ना। इन्होंने कहा यार 2 साल की जगह तो 4 साल कर दो। लेकिन अगर कोई कैलकुलेशन करेगा ना, जो 70% वाली कैलकुलेशन है ना, बिल्कुल ठीक है ना, वो इतनी हाई चली जाएगी कि अगर किसी ने सोचा भी ना कि मैं 70% जमा कर दूं, तो समझ लो इससे अच्छा तो तेरे घर में रेड हो जाती ना, तब भी तुझे इतना टैक्स नहीं देना पड़ता। उसमें क्या है, जो उसकी अगर उसकी जो बैकग्राउंड स्टोरी जो मैं समझ पाया, उसमें ना बैंक्स का रिप्रेजेंटेशन क्या है। क्योंकि क्या है सर, आजकल आपको छोटा सा भी लोन लेना है तो 3 साल की आईटीआर, और आईटीआर आपको पता ही है, ये सबको पता है 12 लाख तक फ्री है, भरता कोई नहीं है, फ्री है तो भरो, तो भी नहीं भरते लोग। हमारे नंबर ऑफ फाइलर्स आज भी 7.5 करोड़ है। नहीं, उनमें एक ये भी तो है ना कि अगर आईटीआर भर दी तो इनकम टैक्स वाले पकड़ लेंगे। ये भी आदमी को, ये भी अवेयरनेस, हाँ ये भी एक मिसकंसेप्शन है, आदमी को मिसकंसेप्शन है। अब क्या हुआ, बैंक ने कहा यार सर आईटीआर का टाइम आपने लॉक कर दिया, क्या कहते हैं, हमें मिलती है अब 2 साल की आईटीआर है, और हम हमारा स्टैंडर्ड चला रहा है कि 3 साल की तो मिले, और ऐसी आईटीआर मिले जिसमें 6-6 महीने का गैप हो, ताकि ऐसा ना हो कि एकदम से भर दिया और लोन अप्लाई कर दिया। इस तरीके के भी काफी प्राइवेट बैंक्स में कॉन्सेप्ट है। तो बैंक्स ने प्रेशर कराया कि नहीं यार आप 2 की 4 करो, ताकि लोग अपडेटेड रिटर्न भर के हमारे पास लोन तो हो। और फिर वही बात घूम, लोन अगर डिसबर्स नहीं होंगे, पैसा नहीं आएगा तो कंजम्पशन नहीं होगा तो फिर इकोनॉमी स्लो पे जाएगी। तो ये इसका मेन रीजन है, मेरे को ऐसा लगता है कि 2 से 4 ऐसा हो सकता है। लेकिन मजे की बात समझो, ठीक है, लोन लेने के लिए पहले टैक्स देना है, ठीक है ना, पहले टैक्स बंदा देगा। कई बार तो बंदे का टैक्स जेन्युइन, पैसा लेने से पहले पैसा देना है। कई बार तो बंदे का टैक्स जेन्युइन बनता ही नहीं है। भाई तो टैक्स क्यों भर रहा है? मेरे पास कई क्लाइंट आते हैं, कह रहा है आईटीआर 10 लाख की जानी चाहिए, 12 लाख की जानी चाहिए। मैंने कहा करना क्या है तुझे, क्यों यही नहीं तेरी इनकम? कह रहा आईटीआर खराब नहीं करूंगा, लोन लेना है। तो वो लोन लेने के चक्कर में खामखा ही टैक्स दिया जा रहा है। लोन लेना है, वीजा कराना है, तो उस चीज के लिए वो आईटीआर भरे जा रहा है। एक अवेयरनेस मेरे हिसाब से होना चाहिए कि और भाई अपडेटेड रिटर्न में जैसे कॉन्सेप्ट है ना कि टैक्स भरा जाएगा तो ही फाइल होगी। गलती है, छूट गई, आप फाइल करने दो, उसकी लेट फीस ले लो, फिक्स 2000 3000। ये जो पेनल्टी आपने बिल्कुल ठीक कहा भी, जो 75% वाली पेनल्टी है, 70% वाली जो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं। उसकी कैलकुलेशन किसी ने करी नहीं है। जो करेगा तो उसे लगेगा कि यार इससे अच्छा तो मेरे यहाँ पे सर्च हो जाती, रेड हो जाती, तो वहां पर मेरे पे 50% और 200% का कुछ प्रोविजन है 148A और 148 में कि 50% 200% लगेगा। तो 50% 200% में, ठीक है ना, 50% क्या पता लगे और क्या पता वो पेनल्टी सर्च के तो प्रोबेबिलिटी तो हाँ कम, मेरी माफ हो जाए। तो ये 70% मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है। 70% नहीं होना चाहिए, मतलब एक्सट्रीम ये हो गया है। जीएसटी की अगर बात करें, बाकी तो इन्होंने ये चीज कर दी। एक ये नया प्रोविजन ला रहे, ये पकड़ ही नहीं पा रहे। ये वैसे कह रहे हैं हमारे पास इतना सारी मशीनरी है, सब कुछ है, सबको पकड़ लेंगे, लेकिन ये जो तंबाकू मैन्युफैक्चरर है, जो तंबाकू में टैक्स की चोरी हो रही है, इसे पकड़ ही नहीं पा रहे। ये इतने प्रोविजन लिया है, अब इन्होंने 3 नए प्रोविजन इसमें ऐड कर दिए कि भाई हम क्या करेंगे, तंबाकू बनाओ तो जैसे ही बनेगा वहीं पे तुम्हारे पे ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, ये कंसेप्ट भी कहाँ से, ये मैंने देख रहा था, मैं सर्च कर रहा था, तो ये भी यूएस से ही है। अच्छा, मेरे को लग रहा है ये जब जाते हैं ना विदेश दौरे पे, पूछते भैया तुम कैसे कर रहे हो इसे, जरा बता दो हमारे को। तो उन्होंने बताया हम तो क्या करते हैं ना भाई, मैन्युफैक्चर करते समय ना प्रोडक्ट पे लगा देते हैं और फिर उसकी ट्रेसिंग करते रहते हैं। तो अभी नया सेक्शन इसमें आया है, एक तो आया है 148 कैपिटल ए, हाँ कैपिटल ए आया, उसमें बोला इन्होंने कि भाई आपको ये लगाना पड़ेगा, गुड्स को भी आइडेंटिफाई करेंगे, सप्लायर को भी, और अगर आपने इसे फॉलो नहीं करा, हाँ पेनल्टी भी बहुत मोटी है इसमें, 122B
हाँ ठीक है ना, 122B में पेनल्टी। अब पता नहीं चोरी करने वालों के लिए तो क्या मोटी लगेगी, 10% और 1 लाख है। हाँ। ठीक है ना, अब 5 करोड़ तंबाकू में तो 5 करोड़ गया है, तो 5% की 10% लगेगी। हाँ नहीं नहीं, Whichever is लेकिन higher. उसमें हायर लिखा हुआ है तो 1 लाख से हाँ। ज्यादा शायद ना लगाए। विच हायर तो 10% लगेगी ना। तो हाँ, वही हो गई फिर तो। इसमें क्या है कपिल जी, जो इसमें मैं आपको एक बहुत फेमस बढ़िया स्टोरी है, अभी आप कुछ दिन पहले सर्च करना। हाँ। सर सबसे ज्यादा जो तंबाकू जर्दा बनता है ना, वो बनता है हमारे देश में कानपुर उसका हब है। कानपुर है। अब क्या हुआ सर, कलेक्शन करनी है, हाँ। इलेक्शन है, सब कुछ है, पैसा तो इकट्ठा करना है, पैसा चाहिए। पूरी स्टोरी है ये, मतलब आप जाके सर्च करना इसको। इन्होंने तंबाकू वाले जो फैक्ट्री थी उसके गेट के बाहर ही खड़े हो गए, हाँ ठीक है। वहीं एक वैन खड़ी कर दी हाँ। कि जैसे ही निकले वैसे ही पकड़ लो, अच्छा कि बाहर का चक्कर ही नहीं रखना, अच्छा। रिटर्न जब जाएगी निकलते ही पकड़ लो। अच्छा लोगों ने निकालने बंद कर दिए, अच्छा। वहां हड़ताल हो गई 4 दिन की। हाँ। ये तंबाकू फैक्ट्रीज में जाके सीसीटीवी का एक्सेस ले लिया इन्होंने, ठीक है। तो जो मेरे हिसाब से कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनवारंटेड काम है। हाँ। वहां 5-7 दिन की हड़ताल हो गई। हाँ। जो रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं यूपी के, वो गए जी कब क्या चल रहा है, क्या जी ऐसे तो नहीं चलेगा, क्या पहली आधी फैक्ट्री शिफ्ट हो गई कानपुर से, हाँ। कि अगर आप ऐसे करोगे तो हम ये भी शिफ्ट कर देंगे। हाँ। कहने लगा चलो ठीक है, उस टाइम तो वही हाँ। उसी बात को लेके कि तंबाकू इनका पेन पॉइंट है। हाँ। और मेरे को पता नहीं क्यों लगता है ये सिर्फ तंबाकू पे नहीं, ये सीमेंट और जो बाकी गुड्स है ना, सीमेंट पे भी 28% हाँ, टैक्स है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस पर भी आ सकता है ये, हाँ, आ क्योंकि वो सकता है। रिटेल में बहुत कंज्यूम हो जाता है। बहुत कंज्यूम हो जाता है, हाँ, बहुत तो कंज्यूम। उस पर, और ये जैसे हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं ना, जैसे हम कोई भी, जैसे हमने फ्लिपकार्ट या अमेजोन से कुछ भी ऑर्डर किया तो एक बारकोड आता है, ये एक यूनिक क्यूआर कोड उस पर लगा देंगे, और उसी को अलग अलग पॉइंट ऑफ जो डेस्टिनेशन होगी ना उसकी, और उसकी कुछ वैलिडिटी होगी, ऐसा कुछ प्लान किया है कि जैसे क्यूआर कोड है, और ये जो है सामान जो इसका इस क्यूआर कोड का जैसे ही बिल बनेगा और वो कानपुर से दिल्ली का बना है, तो एस्टिमेटेड ना एआई कैलकुलेट कर लेगा कि इसके जो अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस है वो हर हाल में 2 घंटे में या 2 दिन में पूरी होती होगी। तो उसके बाद आपको थोड़ा सा टाइम और देगा, उसके बाद अगर वो लैप्स कर गया, वो वहां नहीं पहुंचा, स्कैन नहीं हुआ, तो फिर आपको शायद दोबारा जनरेट करना पड़ेगा रीजन देने के साथ। अच्छा। और उसकी रिटर्न अलग से भराएंगे ये 15 दिन में या 30 दिन में, मतलब ये एक अलग से कंप्लायंस बढ़ने वाला एक अलग काम है ये। अच्छा, एक चीज और आप समझो, इलेक्शन के अंदर पैसा लगता है भाई, मैंने देखा बहुत पैसा लगता है इलेक्शन में। आपको क्या लगता है कि जो टैक्स कलेक्ट होता है भाई, तुम्हारे से मेरे से, जीएसटी, इनकम टैक्स, ये कलेक्ट होता है, क्या ये पैसा डायरेक्टली इनडायरेक्टली इलेक्शन में खर्च होता है, पार्टियां करती है, या वो पार्टी फंडिंग वाले ही करती है? नहीं, इनडायरेक्ट ये इकट्ठा हुआ हाँ। जाएगा कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया में। हाँ। अब जो कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया हैं वो आपको रूट करने हैं। भाई मान लो आपको एक ठेका देना है, क्या कहते हैं कि यार ये वेबसाइट ही बनानी है, फर्ज कर लो जीएसटी की वेबसाइट ही बनानी है, तो जीएसटी की वेबसाइट के लिए तो आप टेंडर बुलाओगे। अब आपने टेंडर बुलाया, मान लो सर आपने 3 कंपनियां बुलाई, ए बी सी, उसको टेंडर दे दिया, बट अभी तो स्क्रैप हुए कुछ दिनों पहले, इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे, किसी को भी जाके चुपके से डोनेशन देगा, तो वो पैसा आपने उसको टेंडर के दिए 100 करोड़ रुपए, और उसको बोला जी 20 करोड़ की डोनेशन चाहिए, 20 करोड़ आपके वापस आ गए। तो इसका मतलब ये टैक्स का पैसा पार्टी पे जाता है, इनडायरेक्टली उसके पास जाएगा, उसके पास जाता है। तो जो ये इलेक्शन में पैसा खर्च हो रहा होता है सर, और पैसा आएगा कहां से, है ना? और पैसा आप कैसे? जैसे अभी एक स्कीम है, मैं दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली बड़ी सस्ती कर दी है वैसे। आप मैं सही बात बता दूं, दिल्ली से ज्यादा महंगा हमारा नोएडा गुड़गांव है, दिल्ली बड़ी सस्ती है। गुड़गांव तो सर बहुत ही महंगा है। नहीं, मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में हर व्यक्ति कह रहा है मैं तो दिल्ली जाके रहूंगा, खाना सस्ता, ठीक है, सब चीजें सस्ती है। और अब ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, तुम 2500 रुपए और ले लो। अगर बीजेपी की बात करें तो 2500, आपकी बात करें तो 2100, कांग्रेस तो आई नहीं, ठीक है ना, वो भी उसने वो ज्यादा भी बोल वो तो 10,000 भी बोल दी तो भी नहीं आ रही, ठीक है। तो अब कई बार वो कहते हैं यार तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, टैक्स का पैसा जा रहा है, ठीक है ना। ये तो भाई, ये पहली बात तो डायरेक्टली टैक्स का पैसा जाएगा, क्योंकि ये तो एक स्कीम से देंगे और दे देंगे टैक्स का पैसा। और टैक्स का पैसा किसे जा रहा है? जो टैक्स नहीं दे रहा। भाई देखो, अब आप कहो सर टैक्स तो सब दे रहे, सर हर बच्चा टैक्स देता, मैं कह रहा हूँ देता है कंपैरेटिवली कितना देता है, कंपैरेटिवली कितना देता है। भाई आप कोई व्यक्ति रह रहा है, उसे साफ हवा तो दो, उस पे पैसा खर्च करो ना। ये मेन मुद्दा होना चाहिए था दिल्ली में। अभी मैं एक जगह पढ़ रहा था कि यूएस के अंदर क्या होता है कि अगर आपने 10 साल तक, ठीक है ना, और उसमें लगभग 40 क्वार्टर है, कि अगर आपने 10 साल तक 40 क्वार्टर्स तक एक उनका पर्टिकुलर कोई टैक्स है, अगर आपने वो जमा कर दिया तो उसके बाद तुम्हारी मेडिकल खर्चा गवर्नमेंट का, ऐसा नहीं कि तुम आज गए और तुम्हारा सारा खर्चा। उन्होंने बोला भाई आप ये 10 क्वार्टर ये 10 साल तक कर दो। हिंदुस्तान में 10 साल से बंदा कोई दे रहा है, 20 साल से दे रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पर पहली चीज तो आप ये समझो कि मेरा मानना यह है कि जो ये हिंदुस्तान की जनता है उसे भी समझना पड़ेगा कि भाई ये जो ये फ्री में मिल रहा है। अभी आप देखना भाई साहब, पूरी दिल्ली जहां जहां इलेक्शन होता है, पूरी होर्डिंग्स पूरा भरा रहता, खचा खच,
ठीक है ना, सबके ऐड रहते हैं। और ये क्या होता है ना, ये होर्डिंग्स वाला खर्चा तो मुझे इतना दुख होता है, एडवर्टाइजमेंट वाला खर्चा इतना दुख होता है मुझे कि भाई तुम कर क्या रहे हो। उस टाइम में रेडियो में गाने कम और ऐड ज्यादा होते हैं, अरे एक हर के जगह बाद एक। यूट्यूब पे देख लो, हाँ, यूट्यूब पे देख लो, अरे पैसा तो जा ही रहा है ना, और ये पैसा सारा खर्च हो गया। आपके वाले चैनल पे आया कोई ऐड नहीं है? अरे वो तो हमारा तो एजुकेशन चैनल है ना, उसे वो लोग देखते ही नहीं है जो ठीक वो बात है। डालते हैं। उन्हें तो वो वाला चैनल चाहिए जिसमें नाच गाना खेल कूद हो। बस तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इतना पैसा खर्च करना ये एक सही साइन नहीं है, कि कल को क्या होगा ना, इससे ना दिक्कत होगी। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सब लोग कहते हैं यार हिंदुस्तान बहुत अच्छा देश है, हिंदुस्तान में रहना चाहिए, मैं भी कहता हूँ यार आई लव माई इंडिया, ठीक है ना, लेकिन फिर हिंदुस्तान छोड़ के लोग जा क्यों रहे हैं, व्यक्ति परेशान हो जाता है। नए कोड में, हाँ। नए इनकम टैक्स कोड में उसके लिए अलग से टैक्स है, हाँ। एग्जिट टैक्स। अच्छा, एग्जिट हाँ, टैक्स, कि अगर आप अपने एसेट्स यहाँ से शिफ्ट कर रहे हो तो वो हाँ। एक पर्टिकुलर आपकी वेल्थ पे टैक्स लगाएंगे। हाँ, अच्छा, फिर आपको एग्जिट नहीं करने देंगे इजीली। तो क्योंकि ये भी फैक्चुअल डेटा है, पिछले 5 साल में बहुत सारे मिलियनियर्स ने छोड़ के अपना बेस ज्यादातर मेजरली दुबई या लंदन वगैरह सेटअप कर लिया है। दुबई तो वो लोग ये सोचते हैं ना यार, दुबई चले जाते हैं इतनी देर में, यहाँ से अंडमान की फ्लाइट लेंगे, कहीं और की फ्लाइट लेंगे, 2 घंटे तो तब भी लगती है, वहां 3 घंटे की है। और अब आप समझो, मजाक की बात नहीं, अब कई बार मोदी जी कह रहे हैं भाई लक्षद्वीप जाओ, लक्षद्वीप जाओ, इंडिया घूमो। अब बंदा वो कह रहा है मैं लक्षद्वीप जा रहा हूँ तो फ्लाइट महंगी है, फ्लाइट महंगी है। अगर मैं दुबई जा रहा हूँ, मालदीव जा रहा हूँ तो फ्लाइट सस्ती है। अभी तुम देखो ना भाई, फ्लाइटें कितनी महंगी कर दी, बिल्कुल फ्लाइटें कितनी महंगी कर रखी है इन्होंने। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट को इस तरह भी इस तरीके का बूस्ट लाना चाहिए था। हाँ। जैसे टूरिज्म के हमारा क्या कहते हैं, मतलब जितनी बड़ी कंट्री है, जितने उसके अलग अलग फैसेट्स हैं लाइफ की, इतनी सारे उसमें वैरायटी है, इतनी सारी डायमेंशंस हैं, उसको थोड़ा प्रमोट करते, उससे इनकम मतलब कमाई करने के सोर्सेज बढ़ाने चाहिए थे। कमाई करने के नहीं, अभी तो टूरिज्म पे इंडिया ध्यान तो दे रहा है, लेकिन हमारा सारा टूरिज्म जो हो रहा है वो रिलीजन बेस है, उस पे तो बढ़ रहा है। लेकिन आप तो समझो, दिल्ली में आप इतने टाइम हो गए रहते हुए, लाल किला देखने गए हो? बाहर से रोज देख रहा हूँ। बाहर से देख रहे हो, जाना भी मत, मैं चला गया। नहीं, मैं वैसे स्कूल में गया हूँ एक बार देखने, पर वैसे कभी इच्छा नहीं हुई जाने मेरा की। बेटा कह रहा मेरे को लाल किला दिखा दो, वो देखता रहता है, ठीक है ना, मैंने कहा चल दिखा के लाता हूँ तेरे को। अब वहां पर लाल किले पे अगर आप जाओगे तो एंट्री के टाइम पर ही इतनी गंदगी है, आपने टूरिज्म खत्म कर दिया। दिल्ली का भी टूरिज्म के लिए बहुत बेस्ट हुआ करता था, लोग बाग बाहर से आते थे कि भाई दिल्ली में जाएंगे, लाल किला देखेंगे, कुतुब मीनार देखेंगे, लोटस टेम्पल देखेंगे, ठीक है। अब भाई साहब तुम कर लो और जबकि भाई आप तो अवॉइड कर सकते हो। हाँ। आपने कह दिया चल बेटे को मत देख, जो फॉरेन टूरिस्ट है वो तो उसको तो दिल्ली लैंड करना ही करना है। हाँ। क्योंकि भाई जो फॉरेन टूरिस्ट आता है उसको ताजमहल देखना है। हाँ। तो बिना ताजमहल देखे वो वापस नहीं जाए। हाँ। तो उसको दिल्ली आना पड़ता है। हाँ। अब वो दिल्ली जब आता है तो वो कहते हैं क्वाड्रिलेटरल बनता है। हाँ। दिल्ली आएगा, फिर उसको आगरा दिखाएंगे, फिर उसको जयपुर दिखाएंगे, फिर वापस दिल्ली कर देंगे, ऐसे ट्राइंगल बना के उसको घुमाते हैं। तो उसको तो दिल्ली देखना पड़ता है और उसको ये सब देखना भी पड़ता है कि यार ये जो थोड़ा बहुत मिसमैनेजमेंट है वो प्रत्यक्ष रूप से दिखता है वहां पर। नहीं तो ये दिल्ली का टूरिज्म इस चीजों पे इन्हें ध्यान देना चाहिए था मेरे हिसाब से। अब देखो, हो सकता है दिल्ली में सरकार आ गई है, ठीक है, डबल इंजन की, तो हो सकता है दिल्ली को दोबारा से ये एक टूरिज्म हब बना दे। लेकिन इसमें ना मेरा मानना है जो हमारे लोकल लोग हैं, उनका भी बड़ी भागीदारी होती है। तुम जाओ, कोई आ गया टूरिस्ट घूमने, वो वहां पे उससे पूछेगा भैया ये सामान मिल रहा कितने का होगा, 1000 का, दे जाएगा 100 रुपए में। सारी खेल ही देखो, मेजर कॉन्सेप्ट तो कपिल जी लोगों का ही है। मतलब ये तो डिफरेंस, जैसे हम लोग बहुत बार, अब ऐसे नहीं कह रहा हूँ, क्या कहते हैं कि आपका हो गया चेयर, आपने ऐसी तारीफ कर दी, पर ये आपको चाइना से सीखना चाहिए। चाइनीज लोगों की जो उनकी मेहनत है, जितने वो लोग फोकस्ड है काम के लिए, वो एक ऑन अ डिफरेंट लेवल है। बिल्कुल। हम लोग चाइना जाए, मान लो कोई चीज देखने, आपने एक फैक्ट्री विजिट करी, मैं उस फैक्ट्री को बोलूंगा कि यार, वो आपको पूछेगा अच्छा would you like to place some order, तो हम उसको बोलेंगे नहीं यार, we'll take some time, we'll take a day or 2 or 3। वो यार क्या हुआ, बोलेंगे नहीं यार मैंने ना 2 फैक्ट्रीज और देख के आया था मैं, वो ना मुझे विजिट करनी है। वो आपको कहेगा कोई बात नहीं, हम यहाँ रुको, आपको वो अपना ड्राइवर भेजेगा, अपनी गाड़ी भेजेगा कि आप जाओ उनकी फैक्ट्रियां भी घूम के आओ, आप सबकी घूमो, फिर जिस पे ऑर्डर लिखवाना उसको लिखवाओ, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब है चाइना में ऑर्डर आना चाहिए। बिल्कुल। बस जापान में स्टील कम बनता है, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आपको बात की, जापान में स्टील का वो नहीं है, क्या कहते हैं, मतलब चाइनीज स्टील सस्ता होता है, जापान में कोई टैरिफ नहीं है, आप जाके चाइना से इंपोर्ट कर लो स्टील, क्या कहते हैं, सस्ता पड़ेगा, बट जापान में कोई खरीदता ही नहीं है, कल्चर ही नहीं है, स्टील नहीं खरीदेंगे, चाइना से खिलौना खरीद लेंगे, जो स्ट्रेटेजिक गुड्स हैं वो नहीं खरीदेंगे। जैसे स्टील था,
अब स्टील पे ने ड्यूटी इतनी बढ़ा देनी चाहिए, जितना स्टील चाइना बनाता है, जितना वो एक्सपोर्ट करता है, उतना तो हम टोटल बनाते भी नहीं है सर, इतना डिफरेंस है। अब क्या हुआ, जैसे यूएस, ट्रम्प की सरकार आई थी यूएस में, तब वो आपको पता ही है, ट्रम्प तो बोले ही तो पहले कि भाई सब में टैरिफ बढ़ा दूंगा, जो हमें नुकसान करेगा मैं उनको नुकसान करूंगा। तो हमारी गवर्नमेंट तो पहले कहती थी, अच्छा पहले ट्रम्प जी की डिमांड थी कि यार हमारी बाइक है हार्ले डेविडसन इतनी पॉपुलर, इंडिया में नहीं चलती, उस पर ड्यूटी बहुत थी। इस बजट में वो भी आए, हार्ले पे कम कर दिया ड्यूटी, ठीक है, जबकि स्टील पे बढ़ाते, उस पे कम कर दी, उस पे बढ़ाई नहीं। ये सारी चीजें तो है, बजट में और चीजें आ सकती थी, मतलब वही मैंने कहा ना कि इसमें और बहुत अच्छी चीजें होती, जैसे इतनी डिमांड थी हेल्थ सेक्टर की, हेल्थ इंश्योरेंस से आप हटाते पूरी तरह, क्या कहते हैं, जीएसटी को, जीएसटी। अरे आप समझो ना, एजुकेशन, ये कह रहे हो कि भाई एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, भाई एजुकेशन पे आप जीएसटी लगा रहे हो। मेरा मानना है कि एजुकेशन पर जीएसटी इतना नहीं होना चाहिए यार। अगर आप इतना एजुकेशन पे जीएसटी करोगे तो फिर टैक्स की चोरी तो होगी बिल्कुल, ठीक है ना। आप कहां तक, क्योंकि एजुकेशन में हर व्यक्ति को पता है कि यार अल्टीमेट कंज्यूमर तो B2C है, उसे तो आईटीसी मिलना ही नहीं है, बिल्कुल। तो जब उसे आईटीसी मिलना ही नहीं है, तुम उस पर जीएसटी लगा के सारा टैक्स इकट्ठा कर रहे हो, बिल्कुल। तो एजुकेशन जैसा सेक्टर है जिसमें कि लोगों की नॉलेज बढ़े, चीजें बढ़े, तो वहां पर इन्हें कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन करना चाहिए था कि इस तरह का रिलैक्सेशन वो करे। ये तो अपॉर्चुनिटी थी, रेट रैशनलाइजेशन कमेटी बनी हुई है, चलिए यार ये 3 साल हो गए उसको चलते हुए कि यार ये जो 5 वाला स्लैब है ये भी गलत है और 12 वाला भी गलत है। उस दिन इकोनॉमिक टाइम्स में आर्टिकल था कि 44% ऑफ द टोटल आइटम्स, वो तो 18% में फॉल करती हैं, बाकी 5 और 12 में है। आप इन दोनों को मर्ज करके एक स्लैब कर दो, 7 कर दो, 8 कर दो, लोगों को लिए भी आसान, जितना टैक्स रेट कम होगा उतनी क्या कहते हैं आपकी चोरी कम होगी। पिछले महीने 1,92,000 करोड़ जीएसटी आया है, सेकंड हाईएस्ट आया आज तक का, आपकी कलेक्शन तो बढ़ी रही है, तो आप उसको आसान करो। पर क्या है, उसको और मुश्किल कर रहे हैं कि भाई नमकीन पॉपकॉर्न पे इतना और मीठे पॉपकॉर्न पे इतना, आदमी तो रेट ही कैलकुलेट करता रह जाएगा, जितने कम रेट्स उतना अच्छा। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना तुम्हारा शुगर नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है ना, इसलिए अगर तुम ज्यादा मीठे पॉपकॉर्न खाओगे, कैरामल खाओगे तो शुगर बढ़ जाएगा, उन्हें चिंता है आपकी, इस वजह से वो कह रहे हैं जितनी भी शुगर वाली आइटम है, ठीक है ना, उस पर जीएसटी रेट ज्यादा ही होगा क्योंकि तुम उसे कम खाओ। लेकिन इसमें ना 1-2 चीजें और है, जैसे ना ये पेट्रोल डीजल है, आपने देखा होगा दिल्ली में रेट ये, यूपी में ये, हरियाणा में ये, यार आप इसे तो थोड़ा सस्ता कर दो, जीएसटी में ले आओ इसे। अब मेजॉरिटी गवर्नमेंट तो सरकार, स्टेट में भी सेंटर में भी गवर्नमेंट, जो जिसमें बीजेपी रूल स्टेट है वो भी नहीं छोड़ेगी पेट्रोल तो, क्योंकि सारी आमदनी तो वहीं से है, वो तो नहीं, इसमें कैश का हुआ है। एक चीज और भी है ना, लेकिन इसमें गोरख धंधा तो होता ही है। अभी मान लो आप बॉर्डर पे हो और अगर आपके डीजल पेट्रोल के रेट में 1 रुपए का डिफरेंस है, 2 रुपए का डिफरेंस है, मान लो एग्जाम्पल, तो भैया बॉर्डर पे आप बैठे हो, 10,000 लीटर सुबह शाम करना है, बंदगी हो गई। वैसे ही है जैसे L1 से लाके यहाँ बेचते हैं, ठीक है ना, जो ऐसे अल्कोहल पे, लिकर में भी होता है भाई, हरियाणा सस्ती है, दिल्ली महंगी है, वो अपने आप में एक बिजनेस है, वो भाई एक बिजनेस बना हुआ है। तो ये चीजें थोड़ी सी, मतलब चलो लीकर का तो तुमने कॉन्स्टिट्यूशन एक पैरिटी आ जाए, मतलब क्या कहते हैं, तो ये चीजें बजट में आप कर सकते थे कि एक रिलीफ और मिल जाता, ठीक है ना, रेट कम कर देते, भाई 12 वाली से ज्यादातर आइटम हटा देते, क्या कहते हैं आप उसको 8 पे ले आते हो, क्या कहते हैं उसमें ये जो कैलकुलेशन होती है कि 1000 से नीचे का कपड़ा 5 का, 1000 से ऊपर का 12 का, वो भी खत्म होता। नहीं, जीएसटी तो ये कम कर ही नहीं रहे ना, क्योंकि जीएसटी जो टैक्स है ना, ये इनकम टैक्स तो ठीक है तुम्हारा कर रहे, जीएसटी को तो कई लोगों को पता ही नहीं है, कई लोगों को पता ही नहीं है कि उनपे जीएसटी लग रहा है। हॉस्पिटल में बच्चा हुआ, ठीक है, डिलीवरी हुई बच्चे की, तो पहले ही नर्स ने बोला कि जाओ भाई इसके लिए ना ये दूध खरीद लियो, मिल्क पाउडर जो मान लो उस टाइम पे, या उसके लिए एक हगीज लियो। जैसे ही मेडिकल स्टोर पे आप गए ना वो दूध पाउडर लेने, हगीज लेने, उस बच्चे ने टैक्स दे दिया, क्योंकि जीएसटी तो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, कंज्यूम किसने करा, बच्चे ने, उस बच्चे ने कंज्यूम करा, उसने वो टैक्स दे दिया, ठीक है। तो अगर आपका रूम भी 5,000 से ऊपर का, उस पर भी जीएसटी लगना शुरू हो गया। मैं वो बता रहा हूँ कि एक दिन का बच्चा यहाँ पे टैक्स दे रहा है। चलो इनकम टैक्स में तो पता लगता है 18 साल तक मजे कर बेटा, जब तेरा पैन कार्ड बनेगा तब आएगा, तब तेरी कहानी शुरू होगी। लेकिन यहाँ पे एक दिन का बच्चा, चाहे गरीब का है चाहे अमीर का है, सब टैक्स दे रहे। तो यहाँ पर जो टैक्सेस है, अच्छा मेरा मानना ये जो ना अभी ये कर रहे हैं ना, 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये ठीक होगा, क्योंकि साला खर्चा तो कम होगा, क्योंकि इस वाले केस वो करने का भी एक अपना, वो पहले तो वो ये तो आइडिया अब तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब लगता है कि यार ये हो जाएगा, तो शायद हमें भी पता होगा कि चल यार ये इलेक्शन का टाइम है, अपने को पता है ये 2 महीने नहीं काम होता है, क्या कहते हैं इसमें सब लोग इधर उधर ध्यान देते हैं। अब अभी
उन 20-21 के ऑर्डर चल रहे हैं, नोटिस हाँ, चल रहे हैं हाँ, जीएसटी के, हाँ, रोज जा रहे हैं हम डिपार्टमेंट, हाँ, वो कह रोज वो कहे जी मैं तो ड्यूटी पे, इलेक्शन ड्यूटी पे हूँ, इलेक्शन ड्यूटी पे हो। कि अब रिजल्ट, अब इलेक्शन भी हो गया तो क्या सर अब तो इलेक्शन ड्यूटी से आए हैं वापस, अब एक आध दिन तो आराम चाहिए। अरे यार, नहीं एक दूसरी चीज है ना, अब एक नेताजी से पूछा गया कि यार ये वन नेशन वन इलेक्शन कर देते हैं ठीक रहेगा, वो कह रहा भाई हमारे पास काम ही नहीं होगा फिर हाँ। कुछ काम भी तो होना चाहिए ना भाई, नेता पे मेनली काम क्या है, उसे तो इलेक्शन ही लड़ना है, ठीक बात ठीक है ना। अब उसका एक इलेक्शन खत्म हो गया, कह रहा खाली हूं मैं भाई क्या करूं, ठीक है, मेरे को दूसरा इलेक्शन कब करवाओगे। है। घूमने की अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई क्या, उस बहाने तो घूम लेते थे। नहीं तो जिसका जो काम है, लेकिन अगर हो जाए वन नहीं नेशन, आइडिया तो मतलब बहुत फ्रूटफुल लगता है। हाँ, और मतलब जैसे पार्टीज भी इतनी सारी हैं, हालांकि अब तो मेजर बीजेपी ही रह गई है, तो सर अब ठीक है? कहाँ सारी हैं, अब तो ठीक है नाम ना? की पार्टीज है। हाँ, तो अब इससे हो सकता है तो, लेकिन फिर भी देखो खर्चा पूरा करना पड़ता है। 27 साल बाद आपने दिल्ली जीता, लेकिन कोई ये कह दे खर्चा नहीं करा, खर्चा कर दिया ना सर, सबसे बड़ा तो बजट में ही कर दिया, अनाउंस ठीक है। करके। हाँ नहीं वो तो हाँ, चलो हो गया कि रिलीफ हाँ। दिया, वैसे भी अगर आप देख लो हर जगह फ्री चीज है, हर जगह। और हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का इलेक्शन बिना फ्री के नहीं जीता जाता, उसमें मनी पावर का अपना रोल है। मनी पावर का अपना रोल है, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे हिसाब से बजट में ठीक है ना, जो 5 नंबर दिए हैं वो ठीक ही है और अच्छा हो सकता था, और अच्छा हो सकता था, अच्छा हो सकता था, ठीक है ना, इनकम टैक्स बिल आ सकता था, ये चीजें हो सकती थी। और कोई मेजर अमेंडमेंट जो आपको लगता हो कि यार ये इस तरीके से हो सकती थी। मेरा एक उसमें थोड़ा सा वो था कि जैसे कि अभी क्या है, सर्विसेज वालों के लिए अलग लिमिट है जीएसटी में, हाँ। गुड्स वालों के लिए अलग है, वो भी एक कर दे, उसमें भी पैरिटी लाता, मतलब जितनी चीजें सिमिलर हो ना उतना अच्छा रहता। जैसे इनकम, जैसे टीडीएस में इन्होंने किया है, हाँ, वो बहुत अच्छा प्रोविजन है हाँ, कि भाई अभी क्या है कि वो हमारे उसमें ना, वो बीच में एक वो मजाक में सब बोलने लगे थे कि भाई तू काटेगा कि मैं काटूं, हाँ, तो ठीक भाई है। क्या काटना है, हाँ, कि तू टीडीएस काटेगा कि मैं टीसीएस काटूं, हाँ, सही पता ही नहीं लग रहा था। हाँ। एक ही ट्रांजैक्शन आपने बेचा है, मैंने खरीदा है, आप टीडीएस काट रहे हो, मैं टीसीएस काट वो रहा हूँ, दोनों कर लेते, हाँ। डबल हो गया था, डबल कट रहा है। डबल कट रहा मैं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ मेम बन रहा था कि भाई तू काटे कि मैं काटूं, हाँ। मैं आपको डिक्लेरेशन दे रहा हूँ, हाँ, आप मेरे को डिक्लेरेशन दे रहे हो, हाँ, कुछ नहीं हो रहा सर, सिर्फ कागज काले हो रहे हैं। हाँ। अब उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने तो सॉफ्टवेयर ही चेंज कर दिया, सॉफ्टवेयर कि सॉफ्टवेयर में टीसीएस बिल के साथ ही टीसीएस जुड़ने आने लगा। हाँ, हमारे कुछ क्लाइंट्स है वो क्या यार टीसीएस के पैसे बाद में कोई देता नहीं, हाँ। तो मैंने कहा आपको क्या ज्यादा क्या है कि मेरे को तो सॉफ्टवेयर में लगवा दो कि बिल में हाथ क्या टीसीएस लग जाए, बस। कि हमारी सारी बड़ी पार्टियां हैं, हाँ। अब उनके सॉफ्टवेयर चेंज कराओ। ये नहीं कोई Provision चीज़ ना तभी मेरे चाहिए। हिसाब से ना ये प्लानिंग से नहीं करते हैं। यही कि ये बात तभी हाँ, सोचनी चाहिए थी। और सर उसमें भी मेन बात, हाँ, आपने मेरे को बेचा 100 + 18 118 का, हाँ, तो आप तो 100 पे काट रहे हो हाँ, और मैंने आपको पे करा 90, हाँ, तो मैं 90 पे काट रहा हूँ क्योंकि वो कलेक्शन पे कट रहा है हाँ। और ये टैक्सेबल पे कट रहा है। कंफ्यूजन उसमें जो था ना, कंफ्यूजन वो था, तो इन्होंने वो जो खत्म करा वो बिल्कुल ठीक करा। लेकिन अब आप कह रहे हो ना, एक ईगो की भी बात होती है। मैं कोई चीज आज ले आया, तो आज जैसे ही लेकर आया, मान लो मैं एक गाड़ी खरीद के ले आया इनोवा, और इनोवा गाड़ी खरीद के ले आया और हफ्ते 10 दिन बाद में कह रहा हूँ यार मुझे समझ नहीं आ रही है, तो बहुत ज्यादा पेट्रोल पी रही है, इसे बेच देता हूँ, तो घर वाले कहेंगे पागल हो गया, पड़ोसी कहेंगे पागल हो गया, तो अभी लाया था अभी बेच रहा है। ठीक इसी बात है। तरीके से कई बार ये प्रोविजन ले आते हैं, इन्हें पता हो जाता है ये गलत आ गया, तो इन्हें 3-4 साल पहले पता लग गया था कि ये गलत आ गया यार, ठीक है, तभी ये टीडीएस लाए, आते ही होना चाहिए था। तभी ये बिल्कुल ठीक। टीडीएस हाँ, लाए। हाँ। तो जैसे ही टीडीएस लाए थे तो इन्हें टीसीएस खत्म कर देना चाहिए था। अब इनकी अपनी ईगो, इन्होंने कहा अभी खत्म करेंगे तो लोग कहेंगे, तो ये कब करेंगे बात में। अब जब दूसरा मौका आएगा जब चुपचाप से निकल। हाँ, इसमें सर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, वो जो 45 डेज का रूल है, हाँ, वो थोड़ा अभी डिफिकल्ट है हाँ। भाई, खासकर जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स है, एमएसएमई वाला, एमएसएमई वाला, MSME वाला, उसमें रिलैक्सेशन दे सकते थे, हाँ। उसको 60 कर देते या उसको एक्सटेंड कर देते ताकि लोग उसको यूज टू हो जाते उस अब चीज के तुम लिए। देखो ना, ये कह रहे हैं एमएसएमई को बढ़ावा दे रहे हो, हाँ। कई लोग यहाँ पर आजकल ये भी कह रहे हैं भाई हम नहीं करा रहे एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा रहे। हाँ, वो कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो भाई हमारे को बिजनेस ही नहीं हाँ, करना बिजनेस बनता। नहीं करने देता। तो ये चीजें इसमें है अगर उससे पेमेंट आती थोड़ी है, ये तो प्रैक्टिकल देखा हुआ है कि जो इवन द बिग ब्रांड्स, द बिगेस्ट ब्रांड्स दैट इंडिया हैज, उनके वेंडर क्लॉज में 45 डेज लिखा होता है, पेमेंट आती 60 दिन में, 65 दिन में ही है, और यू हैव टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि अगर आप वो नहीं करते तो वो आपको अगला पीओ ही नहीं आएगा। अगला पीओ नहीं। अब इसमें एक चीज देखो, अब इन्होंने जो ये ओल्ड टैक्स रिजीम को खत्म कर रहे हैं, उसमें इनका कहना क्या है कि भाई तुम ना फेक डिडक्शन वगैरह लेते हो, फेक डिडक्शन लेते हो, ठीक है ना, अभी फेक डोनेशन लेते हो, फेक डोनेशन लेते हो, हाँ, ठीक है ना। तो मेरे को ये था कि भाई अगर तुम फेक डोनेशन ले रहे हो, या तुम्हें पता है भाई ये ट्रस्ट वगैरह बना के देते हो, तुम रजिस्ट्रेशन ही मत दो यार। रजिस्ट्रेशन दे रहे हो तो सारी चीजों को चेक करके दो, चेक करके दो। आप रजिस्ट्रेशन तो दे देते हो ऐसे ही, ठीक है। तो फिर बंदा, और तुमने अगर मान लो
तो किसी बंदे ने पैसे वैसे खर्च करके लिए तो भाई फिर तो वो बंदा उल्टे सीधे काम भी करेगा। तो इसमें ट्रस्ट में भी इन्होंने शायद कुछ चेंजेस करे हैं। ट्रस्ट में 3 चेंजेस हैं कपिल जी मेनली। पहले क्या होता था कि मान लो अपना ट्रस्ट है तो हर 5 साल में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, रिन्यू होता था। तो उन्होंने कह दिया जो छोटे ट्रस्ट हैं वो वेलकम सजेशन है कि भाई अगर आपकी 5 करोड़ की ग्रॉस रिसीट है तो आप जो है 5 साल की जगह 10 साल में रजिस्ट्रेशन कराओ। एक तो इसमें एक ये मेजर चेंज है। एक दूसरा इन्होंने एक चेंज किया, वो भी वेलकम चेंज है कि जिसके अंदर जैसे क्या था, कमिश्नर के पास पावर थी, उसमें रीजंस लिखे होते, स्पेसिफाइड रीजंस थे कि अगर ये कोई कमी है तो मैं ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दूंगा। अब रजिस्ट्रेशन कैंसिल सर क्या होता है, आपने 50 लाख की ग्रॉस रिसीट ले ली, 50 लाख पे टैक्स लग जाएगा, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन जैसे ही कैंसिल होगा। उसमें एक सबसे नीचे रीजन लिखा हुआ था इफ एप्लीकेशन वाज इनकम्प्लीट। अब ये वेग टर्म है। इनकम्प्लीट में तो ये हो गया कि आपने पिन कोड डालना था, पिन कोड नहीं डाला, हाथ क्या कैंसिल, तो उसकी वजह से बहुत इश्यूज थे। ये पुरानी डिमांड थी। तो वो वाला जो क्लॉज था इफ एप्लीकेशन वाज इनकम्प्लीट या कोई माइनर डिटेल है तो उसमें आप कैंसिल नहीं करोगे, आप शो कॉज दोगे और उसके बाद फिर प्रोसीडिंग आगे। तो ये एक इसमें चेंज है। एक इसके अंदर चेंज और है, वो स्पेसिफाइड पर्सन का है कि अगर आप ज्यादा डोनेशन रिलेटेड पार्टी में करते हो, कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है आपका, तो उसकी डेफिनेशन चेंज है। वो पहले 50,000 थी, अब 1 लाख हो गई है और एग्रीगेट उसका 10 लाख कर दिया। 10 लाख कर दिया। अब इसमें ये हाउस प्रॉपर्टी में भी भाई दिल्ली जैसा शहर में कोई व्यक्ति रह रहा है, उसे 2 घर रखने ही पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है ना। क्यों रखने पड़ेंगे भाई? तुम ईस्ट दिल्ली में रह रहे हो, तुम्हारी जॉब लग गई गुड़गांव में, तुम्हारी जॉब लग गई नोएडा में। अब अगर तुम ईस्ट दिल्ली से गुड़गांव चले जाओ, तुम्हारा भाई साहब 2 घंटे खत्म है। तो बंदा क्या करता है, वो सोचता है यार एक फ्लैट यहीं ले लो, ठीक है, एक द्वारका ले लिया, एक आप कहीं और रहते हो वहां ले लिया। अब गुड़गांव महंगा है, हर कोई गुड़गांव अफोर्ड नहीं कर सकता, तो लोग द्वारका ले लेते हैं। द्वारका भी दिल्ली में आता है। एक उसका इंसेस्ट्रल घर है जो उस पे पहले से ही रखा है, पर मान लो करावल नगर रहता था, तो करावल नगर से नहीं आ सकता रोज कुल। तो यहाँ पर इन्होंने अब ये 2 घर वाला इन्होंने अच्छा वेलकम करा। 2 घर वाला तो इन्होंने रखा ही है कपिल जी। उसमें पहले क्या था कि मान लो आप सेम सिटी में हो, सेल्फ ऑक्यूपेंसी की वैल्यू कहते हैं कि निल मानूंगा। किन दो रीजन थे। एक रीजन है जी, आप जो है कहीं और जॉब पे चले गए, सेम सिटी के अलावा चले गए, या आपका कहीं बिजनेस प्रोफेशन अलग है। अब उन्होंने कहा कोई नथिंग डूइंग, क्योंकि वो तो पेपर बनवा लेते थे ना। क्या एनी रीजन, क्या कोई रीजन हो, मान लो सर आप मान लो मेरे को जॉब मिल गई किसी कॉलेज में, मैं प्रोफेसर लग गया, उन्होंने कहा जी वहीं रहना है, या डॉक्टर है आपकी किसी हॉस्पिटल में जॉब लगी और आपकी रेजिडेंशियल लग गई, तो आपका एक एंसेस्ट्रल घर इधर हो सकता है, कहीं गांव में हो सकता है। रीजन अभी देना ही नहीं देना, अब कोई रीजन नहीं है, नहीं लिखा है ना एनी रीजन मतलब रीजन तो देना पड़ेगा। अब देना है, पर आप कोई भी रीजन से कह सकते हो ये रीजन है, मेरी इच्छा कर रही है, इच्छा रीजन माना जाएगा। अब सर उसमें तो लिख के छोड़ा एनी रीजन, तो अब ड्राफ्ट में पढ़ा जाएगा। अब क्या होगा, 2-3 बार लोग दे देंगे कि भाई फॉर वॉट एवर रीजन, तो फिर उसमें वो कहेगा रीजन तो दो। अब ऐसा थोड़ी कहेंगे कि मेरी इच्छा थी मैंने ले लिया, या मेरे पे पैसे ज्यादा तो ले लिए, रीजन माना जाएगा। अब एनी ना सर वर्ड एक्ट में ना रीजन डिफाइंड है, अब इसके लिए फिर सर्कुलर आएगा, बल्कि रीजन की जगह ना, अब जैसे इन्होंने लिखा है कि एनी रीजन, इसकी जगह कंडीशन ही ड्रॉप कर दो। भाई A-B-C कंडीशन है और C कंडीशन है एनी रीजन, तो आप तीनों कंडीशन ही ड्रॉप कर दो ना, ऑटोमेटिक ले लेगा। और 2 आपने पहले से अलाउ कर ही रखे सेल्फ ऑक्यूपाइड में। नहीं, इसमें ये ना कई बार ऐसी चीजें करते हैं, जैसे जीएसटी के पोर्टल पे भी अगर आप देखोगे तो ये क्या करते हैं ना, लो बाद में लाते हैं, पहले उसे इम्प्लीमेंट करवा देते हैं ट्रायल बेसिस पे। जैसे IMS चल रहा है, बिल्कुल सही, ठीक है ना। IMS का कोई लो नहीं है। अब इस बार अब बनाया है, अब ये सेक्शन 38 में इन्होंने चेंजेस करा कि नहीं भाई साहब IMS को लाओ, ठीक है ना। और अभी आप देखना जीएसटी में भी ना, जैसे ही IMS आ जाएगा और कंफ्यूजन बढ़ जाएगी, क्योंकि 3B भरने के लिए टाइम ही कम बचेगा, क्योंकि ये कह रहे पहले IMS आएगा, उससे 2B आएगा, उससे फिर 3B बनेगा, तो उसमें चेंज करा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं ना, ये जो क्रेडिट नोट होते हैं, क्रेडिट नोट में बड़ा पंगा है। क्रेडिट नोट को लेके कुछ चेंजेस हैं इस बार। हाँ, क्रेडिट नोट में सेक्शन 34 में चेंज करा इन्होंने। सेक्शन 34 में कहते हैं कि भाई ऐसा है, सप्लायर क्या करता था ना, क्रेडिट नोट दे दिया उसने, क्रेडिट नोट देके अपनी लायबिलिटी कम कर दी। अब रिसिपेंट कह रहा मैं तो नहीं कर रहा, मैं तो अपना ITC रिवर्स नहीं कर रहा। अब सप्लायर कह रहा भाई साहब मेरे को क्या दिक्कत है, मैंने तो भाई अपनी लायबिलिटी कम कर दी, क्रेडिट नोट है कराओ कम। और सेक्शन 34 में पहले लिखा ही नहीं था, ये चीज लिखी थी 15(3) में, तो सेक्शन 34 में लिखा ही नहीं था कि भाई आपका जो लायबिलिटी हम तभी कम करेंगे जब ITC रिवर्सल कर देगा। अब इन्होंने बात इसमें लिख दी कि अब और पंगा आएगा। सप्लायर की लायबिलिटी, सप्लायर ने इशू करा क्रेडिट नोट, और अगर रिसीवर ने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब अपना ITC रिवर्स करने को तैयार है, तो कहानी ठीक है। अगर उसने रिजेक्ट मार दिया ना, फिर मिसमैच खड़ा हो जाएगा। मिसमैच क्या, सप्लायर की लायबिलिटी में ऐड कर देंगे और कह देंगे देख हमने तो लिख दिया था तेरे को 34(2) में। तो इस तरह के चेंजेस ये अभी आने वाले समय में और पंगा करेंगे।
मतलब और चीजें हैं जिसपे और अभी ध्यान देना पड़ेगा इसमें। नहीं नहीं, ध्यान तो पूरा देना पड़ेगा, जीएसटी में, इनकम टैक्स में पूरा ध्यान देना पड़ेगा। अब नया इनकम टैक्स बिल आ रहा है, मेरे हिसाब से तो भाई जब भी आ जाए। अब सबसे पहले तो क्या है, 5-6 महीने उसको लगाना है पढ़ने में। हाँ, नहीं नहीं उसे भाई मेरा तो मानना है भाई, चाहे कुछ भी है, कुछ भी नया आता है तो नया नया तो यार, जिस दिन तुम्हारी कॉपी नहीं आती है, किताबें नहीं आती है, चाव रहता है ना कि पढ़ेंगे, अच्छा तो लगता ही है। और इस बार वो कह भी रहे हैं कि हमारे जमाने में तो क्या था, नॉट विथ स्टैंडिंग, पारी पासू, मतलब ऐसे ऐसे वर्ड यूज होते थे जो हम, अब वो कह रहे हैं कि नहीं, सिंपल लाएंगे, प्लेन इंग्लिश लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म में आएगा, इलस्ट्रेशन आएगा, कुछ ऐसा आएगा जो मान लो सीए नहीं भी पढ़ पा रहा तो कोई आम आदमी, लेमैन विद रीजनेबल इंग्लिश स्किल्स, हिंदी स्किल्स आने के बाद पता लगे कि वो अब पता क्या कर, एक्ट तो लेंगे छोटा, और उसकी जो एक्सप्लेनेशन होगी तो सर्कुलर होंगे, रूल्स होंगे, वो आएंगे बड़े, जीएसटी में यही तो रहा है। जीएसटी का एक्ट अगर आप देखो छोटा सा है, सब लिखा हुआ एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, सब रूल्स। एज में भी से याद है, इसमें 2 चीजें इन्होंने और छोटी सी चेंज कर दी है। एक, हमारे सैलरी के टाइम पे हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, परक्यूजेट टैक्सेबल है कि भाई 50,000 तक एग्जाम थे, वो सालों से, वो कपिल जी 20 साल पुरानी लिमिट है शायद परक्यूजेट वाली, तो उन्होंने कहा जी 50,000 की लिमिट गई, हम जो लिमिट नोटिफाई करेंगे टाइम टू टाइम, अब वो उसको उन्होंने चेंज कर दिया है। एक जगह कुछ और भी चेंज हुआ है, जो 50,000, एक वो वाला भी चेंज हुआ है कि जैसे हेल्थ टूरिज्म है, ये भी अपने आप में एक बड़ी इंडस्ट्री है। जनरली तो लोग इंडिया आते हैं इलाज कराने, पर कुछ लोग हैं जो बाहर जाते हैं, कुछ जैसे कोई पर्टिकुलर ट्रांसप्लांट है, नेताजी, अब जैसे लालू प्रसाद यादव सिंगापुर करा के आए किडनी ट्रांसप्लांट, अभी राघव चड्ढा जी ठीक करा के आए। अब वहाँ क्या है, ऑर्गन डोनेशन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ तो आप किडनी ट्रांसप्लांट तभी करा सकते हो या ऑर्गन डोनेशन तभी करा सकते हो कपिल जी, अगर आप मेरे रिलेटिव हो, अदरवाइज आप मेरे को दे नहीं सकते। उसका भी एक्सेप्शन है, आपसे मेरा ट्रू लव एंड अफेक्शन है तो मैं आपकी किडनी ले सकता हूँ, पर ट्रू लव एंड अफेक्शन आज तक किसी का प्रूव ही नहीं हुआ। सुषमा स्वराज जी का प्रूव हुआ था, हाँ, उनकी बेटी ने नहीं दी थी उनको किडनी, उनके किसी और परिचित ने दी थी, मतलब कहते हैं कि उनके सर्वेंट थे, पर बाई चांस की बात है कि वो नहीं बची, वो अलग बात है। तो वो जैसे सिंगापुर जाते हैं लोग कराने या बाहर जाते हैं टूरिज्म कराने, मतलब मेडिकल की वजह से, तो उसमें जो आप वहां पैसा खर्च करते हो स्टे पर, मेडिकल ट्रीटमेंट में, वो ऑलरेडी एग्जाम था, मतलब टीसीएस वगैरह से। अब क्या है, अगर आपका एयर फेयर है वो भी कर दिया, उसको भी एग्जाम कर दिया। ठीक है, नहीं है, चलो अच्छा है। तो मेरे हिसाब से हमारा सारा डिस्कशन सब अच्छा हो गया, लोगों को समझ आएगा, ऑडियंस को हमारी सब आना चाहिए, नहीं आएगा तो हमें कमेंट करके बताएंगे, हमें कमेंट करके बताएंगे कि भैया क्या रहा और क्या इस तरह के पॉडकास्ट हमें और करने चाहिए क्या। ये हमारा बिल्कुल एक फॉर्मल डिस्कशन था, और मैं दोबारा से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए और इतना अच्छा डिस्कशन हमने करा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और नितिन जी हम आपको बार बार परेशान करते रहेंगे, बताते रहेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये जो हमारा पॉडकास्ट है ये अच्छा से समझ आया होगा। आप एक बार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना व्यू बताना, क्या इस तरह के पॉडकास्ट हमें और करने चाहिए क्या। अगर आपका जवाब यस होगा तो हम और ऐसे एक्सपर्ट, नितिन जी जैसे एक्सपर्ट को लाते रहेंगे, नितिन शर्मा जी को परेशान करते रहेंगे। और अगर अच्छा लगा है तो अपने तक मत रखना, इसमें से जो भी चीज़ अच्छी लगी है उसकी क्लिप बना के ना आप शेयर करते रहना और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। थैंक यू, धन्यवाद।